Hello everyone. Hope you are doing well. This is the part 2 of chapter number 7. Part 2. पार्ट 1 जो है हमने लास्ट सेशन में कर लिया था. पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 दैट इज रिलीफ एंड रेमेडीज. पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था? पार्ट 1 में हमने कंपाउंडिंग रिवाइज की थी कंपनीज एक्ट में, फैमा में क्या क्या कंपाउंडिंग के प्रोविजन देखे थे. एंड एक टॉपिक हमने मीडिएशन एंड कंसिलेशन सेक्शन 442 रिवाइज किया था. ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमने रिवाइज किए थे पार्ट 1 में. पार्ट 2 में मैंने बोला था कि मैं सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन जो है सेबी की वो वाली रिवाइज करने वाला हूँ एंटायरली. ठीक है, हाँ जी सर, यही बोला था. तो हम सारी रेगुलेशन रिवाइज करने वाले, कोई भी रेगुलेशन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन जो है वो ड्राफ्टिंग वाले सब्जेक्ट में भी है आपके, और यहाँ पे सीएमएडीडी में भी है. तो हम सारी रेगुलेशन बिल्कुल अच्छे से समझ के विद एग्जांपल्स रिवाइज करके जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे. एंड आपका वही है, इस रिवाइज करने के बाद, ये चैप्टर रिवाइज करने के बाद आपको केस फ्लो बुक से करने हैं. बुक में 2 से 3 केस स्टडी हैं, वो जरूर करनी है आपको. बिल्कुल यही करना है. ठीक है सर, कर लेंगे. हम रिवाइज करते हैं सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन. ठीक है, तो पहले हमें समझना है व्हाट इज कंसेंट ऑर्डर. अच्छा, क्या सर सेटलमेंट प्रोसीडिंग जो होती है या कंपाउंडिंग के प्रोविजन सेम होते हैं क्या? मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सेम है. कहीं कहीं डिफरेंसेस हैं, और बहुत बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं. तो वो मैं आपको बता के चलूंगा कि सेटलमेंट प्रोसीडिंग में ये प्रोविजंस हैं, और कंपाउंडिंग थोड़ा डिफरेंट हटके वहां पे कुछ अलग प्रोविजंस है. ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही है. यहाँ पे क्या, कंपाउंडिंग क्या है? सेटलमेंट मैकेनिज्म ही तो है एक तरीके का. तो यहाँ पे भी सेबी एक्ट में क्या बोला गया? सेटलमेंट प्रोसीडिंग का नाम दिया गया है, रेगुलेशंस. ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है. कॉन्सेप्ट एक ही है, यानी कि वहां पे एडजुडिकेशन से, यहाँ पे क्या एडजुडिकेशन से बचेंगे, वहां पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचेंगे. ठीक है, डिटेल में मैं बताऊंगा. ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है, आपको रिवाइज करते हुए चलना है मेरे साथ. ठीक है, चलिए. कंसेंट ऑर्डर, कंसेंट ऑर्डर और सेटलमेंट ऑर्डर एक ही बात है जी, एक ही बात है सर. होता क्या है ये, जल्दी से रिवाइज करवाइए. Consent order provide flexibility to SEBI in taking different type of enforcement action. They help achieve two main objectives. दो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, imposing an appropriate penalty sanction और creating deterrence without going through lengthy litigation before SEBI, SET और courts. ठीक है, तो एक बात आप समझिए, जो अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ या कोई वायलेशन ऑफ रेगुलेशन हुआ या सेबी एक्ट हुआ, तो सेबी के पास क्या पावर है कि वो एनफोर्समेंट कर सकता है उसके अगेंस्ट. एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है. तो इसका जो अल्टरनेटिव है ना, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कंसेंट ऑर्डर प्रोवाइड करता है. बोलता है कंसेंट ऑर्डर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेबी टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनफोर्समेंट एक्शंस. वो ले सकता है. दे हेल्प अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव. पहला, इंपोजिंग एन एप्रोप्रिएट पेनल्टी और सैंक्शन लगाएगा. ठीक है, क्रिएटिंग डेटरेंस विदाउट गोइंग थ्रू लेंथी लिटिगेशन. डेटरेंस क्या है? डेटरेंस आप लिख लीजिए. डेटरेंस होता है फियर और डिस्करेजमेंट क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? फियर और डिस्करेजमेंट क्रिएट करता है इन द पीपल हु कमिटिंग द वायलेशन, हु कमिटिंग द कॉन्ट्रावेंशन. ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू लेंथी लिटिगेशन, बिना किसी लिटिगेशन के, क्योंकि लिटिगेशन तो है नहीं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है. ठीक है, आउटसाइड सेट सेटलमेंट हो रहा है. तो बिफोर सेबी एंड सेट और कोर्ट्स. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? क्रिएटिंग डेटरेंस, डिस्करेजमेंट हो रही है, फियर क्रिएट कर रहा है पीपल जिसने बेसिकली वायलेशन कॉन्ट्रावेंशन किया है, थ्रू विदाउट गोइंग थ्रू द लिटिगेशन. ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द लिटिगेशन. ये बात याद रखेंगे. दो काम है. पहला, एप्रोप्रिएट पेनल्टी. जैसे वहां कंपाउंडिंग फीस देते थे, यहाँ पे भी क्या एक सेटलमेंट अमाउंट देनी पड़ती है? बिल्कुल सेटलमेंट अमाउंट देनी पड़ती है. तो आपको ये याद रखना है. पासिंग ऑफ कंसेंट ऑर्डर आल्सो रिड्यूस रेगुलेटरी कॉस्ट, सेव टाइम एफर्ट इन परसुइंग एनफोर्समेंट एक्शन. देखिए, सेबी के पास बहुत काम है. सेबी के साथ मेजर इश्यूज हैं सेबी के पास. ठीक है, अगर, क्योंकि मेजर इश्यूज क्या है? जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, जहां पे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. मेजर इश्यूज जो हैं, मेजर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, उनके लिए सेबी को टाइम निकालना है. ठीक है, तो सेबी क्या लेके आया? सेटलमेंट प्रोसीडिंग लेके आया कि जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो बेसिकली सेटलमेंट से हो सकते हैं, उनको खत्म करा जाए. उनमें उनसे हम टाइम बचा सकें, अपना रेगुलेटरी कॉस्ट बचा सकें, और बेसिकली जो अपना एफर्ट है वो एनफोर्समेंट एक्शन, जो मेजर एनफोर्समेंट एक्शन या मेजर इश्यूज है वहां पे हम लगा सकें. ठीक है, बिल्कुल सही, समझ आ गया सर. आगे बढ़ते हैं. इट इज एन ऑर्डर सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स. अब देखिए, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट. इट इज एन ऑर्डर सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग. कंपाउंडिंग में क्या कर रहे थे सर? कंपाउंडिंग में हम क्रिमिनल वाले केस देख रहे थे, जहां पे फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ. फाइन ओनली, फाइन कौन सा है बेसिकली, कौन सा एक तरीके, कौन सा टाइप का ऑफेंस है? क्रिमिनल ऑफेंस होता है सर. ठीक है, सिविल तो आपका पेनल्टी होता है. तो वहां पे क्या था? क्रिमिनल वाले ऑफेंसेस डील कर रहे थे हम, कंपाउंडिंग करवा रहे थे क्रिमिनल ऑफेंस की. यहाँ पे क्या उनसे मैटर हम सेटल कर रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स. तो ये बात आपको याद रखनी है, मेजर डिफरेंस है.
बिटवीन द रेगुलेटर। अब सेटलमेंट दो पर्सन के बीच में ही होगा, पहला रेगुलेटर जो कि हमारा सेबी, दूसरा पर्सन जिसने बेसिकली हु प्राइमा फेसी बी फाउंड टू हैव वायलेटेड सिक्योरिटी लॉज, जो बेसिकली प्राइमा फेसी हमें पता चला है कि वायलेटेड सिक्योरिटी लॉज का उसने वायलेशन किया है। क्या प्रूफ हो चुका है कि उसने बेसिकली वायलेशन करा ही करा है? नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, पर प्राइमा फेसी हमने पता लगा लिया कि इसने सिक्योरिटी लॉ वायलेट करे। अब वो सेटलमेंट करने को तैयार है, वो खुद सेटलमेंट करने को लिए तैयार है। It may settle all the issues or claims or only some issues. If some matter are not settled, the order must clearly specify which issues or claim are settled. या तो आपके सारे मैटर सेटल हो जाएंगे, सारे क्लेम सेटल हो जाएंगे, या कुछ सेटलमेंट आपके, कुछ मैटर आपके सेटल होने से रह जाएंगे। तो बोल रहा है इट में सेटल ऑल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कुछ मैटर बेसिकली सेटल नहीं हो पाते हैं तो ऑर्डर जो कंसेंट ऑर्डर है वो बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कौन से इश्यूज आपके अभी रिजर्व है। रिजर्व मतलब क्या सर? यहाँ सर रिजर्व मतलब क्या होगा? मतलब सेबी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है फ्यूचर में, ठीक है, तो वो मैटर सेबी ने रिजर्व कर लिए, समझिए बात, ठीक है। कंसेंट ऑर्डर मे और मे नॉट इंक्लूड अ डिटर्मिनेशन दैट अ वायलेशन हैज अकर्ड। मे और मे नॉट मतलब हो सकता है वायलेशन प्रूफ हो जाए, तो बेसिकली सेटलमेंट ऑर्डर में बेसिकली लिखा रहेगा कि हाँ इस पर्सन ने वायलेशन कमिट किया है और ये लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ केस में हो सकता है अभी वायलेशन पता ही नहीं, सेबी ने क्या करा, फाइंडिंग्स नहीं आइडेंटिफाई करी है। क्या करी है सेबी ने फाइनल फैक्ट फाइंडिंग कंक्लूड ही नहीं करी, तो बेसिकली उससे पहले ही सेटलमेंट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है। Because sometime the matter may be settled without SEBI formally deciding whether the person is guilty or not. तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। Sometime क्या हो सकता है, consent order may state the violation actually occurred. Sometime the matter may be settled without SEBI formally deciding the person is guilty or not. ठीक है। The consent order cannot be construed as waiver of statutory power by the board. The board always has the right to proceed for appropriate action if cannot achieve its objective through a consent. समझ में आई? ये बात नहीं आई। देखो वहां पे क्या था, जब हमने कंपाउंडिंग के प्रोविजन पढ़े थे, कंपाउंडिंग के प्रोविजन में क्या था, कंपाउंडिंग के प्रोविजन में ये था कि एक बार बंदे ने आके माफी मांग ली, एडमिट कर लिया, हमने कंपाउंडिंग फीस लगा दी, मैटर खत्म, अब कुछ नहीं होना, तो मान लिया जाएगा उस पर्सन ने डिफॉल्ट नहीं करा, ठीक है, तो ये हो जाता था कंपाउंडिंग के प्रोविजन। पर यहाँ पे बोलता है कि अगर अगर बेसिकली क्या, अगर सेबी का जो पर्पस है वो अचीव नहीं हुआ सेटलमेंट ऑर्डर से, तो सेबी अगेंस्ट आपके अगेंस्ट फिर से एक्शन ले सकता है। बोल रहा है कंसेंट ऑर्डर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज वेवर ऑफ स्टैच्यूटरी पावर। जो बोर्ड की जो सेबी की जो स्टैच्यूटरी पावर है उसको वेव ऑफ नहीं करता कंसेंट ऑर्डर। द बोर्ड ऑलवेज हैज द राइट टू प्रोसीड फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकता है, किसके अगेंस्ट ले सकता है? जिस पर्सन ने वायलेशन किया है सिक्योरिटी लॉस का, ठीक है, इफ इट कैन नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू अ कंसेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। The mechanism helps SEBI focus its time and resources on serious cases requiring full enforcement proceeding and on important policy initiatives. ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि SEBI अपना फोकस कहां रखना चाह रहा है, टाइम एंड रिसोर्सेज किसके लिए बचा रहा है? जो सीरियस केसेस है उनके लिए बचाना चाह रहा है, जो रिक्वायरिंग फुल सेटलमेंट प्रोसीडिंग ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स में बेसिकली टाइम लगाना चाह रहा है। इसलिए वो सेटलमेंट में छोटे छोटे केसेस हैं जिनमें सेटलमेंट पॉसिबल है, उनको बेसिकली वो सेटलमेंट से खत्म करते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं सेक्शन की तरफ। अब ये सेटलमेंट प्रोसीडिंग भी तो कहीं ना कहीं सेक्शन से ही निकल कर आई होंगी, ठीक है। जैसे एक्ट के अंदर रूल बनाने की पावर है एमसीए को, ऐसी तो सेबी में से भी बेसिकली सेबी एक्ट में से ही कहीं सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स निकली होंगी। यस, कहीं ना कहीं एक्ट में ही रेफरेंस दिया होगा प्रोसीडिंग्स का, रेगुलेशंस का, ठीक है। तो वो देख लेते हैं वो कौन सा गवर्निंग सेक्शन है हमारा सेटलमेंट प्रोसीडिंग का, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, देन हम सेटलमेंट प्रोसीडिंग पे चलेंगे, ठीक है। और आपके मॉड्यूल में भी है ये, ठीक है। चलिए, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और मे बी इनिशिएटेड, या तो इनिशिएट हो चुकी है या इनिशिएट होने वाली है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 11 के अंदर सर। सेक्शन 11 भी ये इंपॉर्टेंट है सेक्शंस। सेक्शन 11 ये सेक्शन आपके मॉड्यूल में नहीं है, पर आपको ये सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 11, सेक्शन 11 बी, सेक्शन 11 डी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सेक्शन 15(1) I may file an application writing to board proposing for settlement of the proceeding initiated to be initiated for the alleged default. बेसिकली इन सेक्शंस में अगर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड हो चुकी है या इनिशिएटेड अभी होनी बाकी है, तो बेसिकली जो एप्लीकेंट है जिसने वायलेट करे हैं वो फाइल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बोर्ड को। क्या प्रपोज कर रहा है? सेटलमेंट कर रहा है ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और टू बी इनिशिएट, ठीक है। मतलब प्रोसीडिंग जो है वो सेटलमेंट करना चाह रहा है इन प्रोसीडिंग का जो कि इनिशिएटेड हो चुकी है और जो इनिशिएट होने वाली, ठीक है, समझ में आया? तो ये सेक्शन आपको याद करना है। अच्छा, अब जब आगे हम पूरी रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा, क्या आएगा? स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स। बार बार वर्ड यूज होने वाला है, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स। अब ये स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स होंगी क्या? ये वही इन सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, इन सेक्शन के अंदर अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या इनिशिएट होने वाली है या होंगी, तो उन पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को बेसिकली स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स का नाम दिया हुआ है। समझ में आई आपकी बात? सर नहीं आई, हमें एक बार और समझा दीजिए। नहीं आई समझ में? दोबारा समझिए, क्योंकि ये मेन सेक्शन है
तो आपके लिए अच्छे से समझना जरूरी है। एनी पर्सन अगेंस्ट whom any proceeding have been initiated or may be initiated, मतलब किसी पर्सन ने अगर सिक्योरिटी लॉज का वायलेशन किया है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 11 के अंदर, सेक्शन 11 बी के अंदर, 11 डी के अंदर, 12 3 के अंदर, सेक्शन 15 आई के अंदर, ठीक है। और इन सेक्शन के अंदर या तो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी आगे जाकर, ठीक है, अगर उसने वायलेशन किया है तो बोलता है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इन राइटिंग टू द बोर्ड सेबी फॉर प्रपोजिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड या इनिशिएट हो चुकी है फॉर एलीज डिफॉल्ट। समझ में आ गई सिंपल बात, ठीक है। सेबी एप्लीकेशन सेबी के पास आ गई, सेबी क्या कंसीडर करेगा, द नेचर ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट, जिन याद रख लेना, ग्रेविटी इंपैक्ट एंड नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, मे एग्री टू द प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ सच सम, ये क्या है, सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा है, ऑन सच टर्म्स, नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, नॉन मॉनेटरी, ये क्या होता है सर, वो उसके लिए तो रेगुलेशन है, सब कुछ है रेगुलेशन में, नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स की बात कर रहा है। कौन डिटरमाइन करेगा, बोर्ड डिटरमाइन करेगा इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। तो रेगुलेशन कौन सी, सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन, ठीक है, उसके अंदर ही बोर्ड क्या है, डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सेटलमेंट प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीडिंग स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन में जो प्रोसीजर मेंशन्ड है वही फॉलो होगा। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द बोर्ड और एजुकेटिंग ऑफिसर, द केस में भी कोई अपील, बेसिकली ऑर्डर, अगर सेटलमेंट ऑर्डर आ गया, कंसेंट ऑर्डर आ गया, उसके अगेंस्ट कोई भी अपील हम फाइल नहीं कर सकते। All settlement amount excluding the disgorgement amount and legal costs realized under this act shall be credited to the consolidated fund of India। इसको हम डिटेल में प्रोसीडिंग्स में बेसिकली रेगुलेशंस में हम पढ़ने वाले हैं, ये डिटेल में कि कौन सा फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, कौन सा फंड आईपीएफ में जाएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी डिटेल, ठीक है। चलिए, ये मैंने सेक्शन आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए थे, किसी अगर स्टूडेंट को पढ़ना हो कि सेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सारे सेक्शन यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो वो पढ़ सकता है, आपके मॉड्यूल में नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए, इस वाले चैप्टर में तो है नहीं आपके मॉड्यूल में। उसके बाद पढ़ते हैं सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018, यही है हमारी मेन, वो सेक्शन है आपके मॉड्यूल में, ये रेगुलेशंस भी हैं पर ये जो सेक्शंस हैं वो स्पेसिफिकली नहीं दे रखे, तो एक बार आपको पढ़ना हो, ठीक है, जो मैंने याद करा, याद करने हैं आपको, सेक्शन 11 याद रखना है, 11 बी याद रखना है, 11 डी याद करना है, 12 सबसेक्शन 3 याद करना है, 15 आई आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, अगर मेंशन करने को आए तो आपको ये सेक्शंस मेंशन करने होंगे। चलिए, सबसे पहला आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट के लिए क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। तो कोई पर्सन है जिसके अगेन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, अगेन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग कौन सी, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 11 11 बी 11 डी 12 सबसेक्शन 3 वाली और 15 आई वाली, ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और टू बी इनिशिएटेड, या तो हो चुकी हैं या भी होंगी। अगर कोई पर्सन है ऐसा वायलेशन करा है सिक्योरिटी लॉस का और उसके अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या इनिशिएट होने आगे जाके होगी, तो वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है बोर्ड को, सेबी को दे रहा है, बोर्ड को मतलब सेबी को दे रहा है। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 1, फीस जाएगी, नॉन रिफंडेबल फीस जाने वाली है इसके साथ, देन अंडरटेकिंग और कुछ वेवियर्स जाएंगे, कुछ अंडरटेकिंग्स देनी पड़ेंगी, जो कहां स्पेसिफाई, पार्ट सी शेड्यूल 1 में, फीस कहां स्पेसिफाई, पार्ट बी शेड्यूल 1 में, ठीक है। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट, सर ये क्या हमारे सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस रेफरेंस दे रखा है रेगुलेशन में, तो आपको याद रखना है, पार्ट ए शेड्यूल 1 में एप्लीकेशन जाएगी, फीस कहां लिखी हुई है, पार्ट बी शेड्यूल 1 में लिखी हुई है, अंडरटेकिंग वेवियर पार्ट सी शेड्यूल 1 में, ठीक है। एप्लीकेशन में फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर्स देने होंगे, ठीक है। अब बोलते हैं बोर्ड एप्लीकेशन नॉट कंप्लीट, नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट, अगर सेबी को लगता है एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स है एज पर द रेगुलेशन, तो वो एप्लीकेशन वो रिटर्न कर देगा, किसको, उसी पर्सन को रिटर्न कर देगा। और उसको कितने दिन का टाइम मिल जाएगा, बोलते हैं 15 डेज का टाइम मिल जाएगा, कितने दिन, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिन का टाइम मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड सबमिट द कंप्लीट एंड रिवाइज एप्लीकेशन, यानी कि जिस दिन सेबी उस पर्सन को नोटिफाई कर देगा, रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन, कम्युनिकेट कर देगा, उस दिन से 15 दिन आपको मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट एंड रिवाइज एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है सेबी, उसके बाद बोलता है नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि इस स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी एप्लीकेशन देने के लिए, यानी कि 15 दिनों के अंदर भी आपने अगर कंप्लीट एंड रिवाइज एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, और एज पर द कंप्लीट डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्मेशन, तो आपको कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पे नहीं दी जाएगी, मतलब इस स्टेज पे नहीं दी जाएगी। फर्दर हो सकता है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाए, एजुकेटिंग अथॉरिटी आपके अगेंस्ट एक्शन ले, देन फर्दर वो मैटर कोर्ट में चला जाए, तो एट द लेवल ऑफ कोर्ट भी बेसिकली सेटलमेंट हो सकता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उस स्टेज पे हो सकता है आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर दे, पर एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, इस स्टेज पे आपके पास कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं, ठीक है।
वन एप्लीकेशन। अब ये वन एप्लीकेशन क्या है? फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग दैट हैव बीन इनिशिएटेड और मे बी इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक ही बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करी जाएगी। ठीक है, ओके जी। वर्ड क्या याद रखना है? सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्या एक ही सेटलमेंट एप्लीकेशन जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस नहीं जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। द फैक्ट एस्टैब्लिश अगेंस्ट द एप्लीकेंट और एडमिटेड ऑनगोइंग और कंक्लूड प्रोसीडिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द सेम कोर्स ऑफ एक्शन अंडर एनी लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड बाय द एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रपोज्ड टू बी सेटल्ड। सर ये तो ना हमने मॉड्यूल में पढ़ी थी और ना अब हमें समझ में आई। बिल्कुल आएगी समझ में जी, बिल्कुल आने वाली है समझ में। अब देखो, कोई पर्सन है जिसने वायलेशन किया है सिक्योरिटी लॉस का, ठीक है, मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग का किया है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का उसने वायलेशन किया हुआ है। अब उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चली, ठीक है, किसी अदर लॉ में, आप मान के चलो अदर लॉ में प्रोसीडिंग चली, समझ में आई बात? अदर लॉ में चली, और ये नहीं सैबी के सामने चली, नहीं, किसी और कोर्ट में चली या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने प्रोसीडिंग चलाई किसी अदर लॉ में। अब इस प्रोसीडिंग में या तो वो, या उसने कोई फैक्ट्स एडमिट किए हैं, ठीक है, या कुछ फैक्ट उसके अगेंस्ट स्टैब्लिश हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई फैक्ट एडमिट हुए हैं या कुछ फैक्ट जो है एस्टैब्लिश हो चुके हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। अब ये पर्सन जो है, अब यहाँ वो सैबी लॉ में जब आया एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट लगाने के लिए, तो सैबी क्या बोलता है? सैबी ये बोलता है कि ये जो फैक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं ना, वो डीम टू बी एडमिटेड अंडर द दिस रेगुलेशन भी मान लिए जाएंगे। मतलब सैबी प्रोसीडिंग रेगुलेशंस में ये फैक्ट जो एडमिट हुए, एस्टैब्लिश हुए हैं इन एनी लॉ में या फिर कोई सी भी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, वो डीम टू बी एडमिटेड मान लिए जाएंगे अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक है, आया समझ में? तो ये बोला द फैक्ट एस्टैब्लिश अगेंस्ट द एप्लीकेंट और एडमिटेड इन एन ऑनगोइंग और कंक्लूड प्रोसीडिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द सेम कोज ऑफ एक्शन। बस आपको ये बात याद रखनी है, कोज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में, shall be deemed to be admitted by the applicant, मानो न मानो मानना ही पड़ेगा उस एप्लीकेंट को, वो इस प्रोसीडिंग में भी एडमिट हो गए हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रपोज टू बी सेटल्ड, इस प्रोसीडिंग्स में जो कि प्रपोज टू बी सेटल्ड है अंडर द सेबी प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018। ठीक है, आगे से समझ में बिल्कुल आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन कौन करेगा एप्लीकेशन? तो बोलते हैं एप्लीकेंट अगर एसोसिएशन फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, तो बोल रहे हैं एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड सेम शैल बाइंड द फर्म एंड बोल रहा है एनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, बोले एंड एनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट होगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन? सेक्शन 2 क्लॉज 60 वाला पर्सन होगा, जो सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिफाइंड है, वही डेफिनेशन वो यहाँ पे भी रेफर करी जा रही है और वो पर्सन साइन करेगा एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट रिलेटेड टू डिस्क्लोजर, यानी कि अगर कोई मैंने डिफॉल्ट किया है विच इज रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर, कहीं डिस्क्लोजर देने थे मैंने नहीं दिए, वहां मैंने वायलेशन किया सिक्योरिटी लॉस का, तो बोल रहे हैं अगर उसका सेटलमेंट हम करने जाएंगे तो पहले आप वो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर देके आओ, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन पीरियड होगा ना एप्लीकेशन फाइल करने का, तो वो बोल रहे हैं लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, क्या लिमिटेशन होगी, वो रेगुलेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन नंबर 3 में क्या था? रेगुलेशन 3 में एप्लीकेशन दे रहे थे, रेगुलेशन 4 में क्या है? लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं एन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द बोर्ड। क्या है? प्रोसीडिंग मेरी पेंडिंग बिफोर द बोर्ड है। अभी किस प्रोसीडिंग की बात कर रहा है? किस स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग का जो कि पेंडिंग बिफोर द बोर्ड है, वो तो कंसीडर नहीं करी जाएंगी। कब कंसीडर नहीं करी जाएंगी? इफ इट is made after 60 days from the date of service of notice to show cause or supplementary notice to show cause whichever is late। यानी कि विद इन 60 डेज में अगर मैंने शो कॉज नोटिस आया मेरे पास या सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस आया मेरे पास, उसके 60 दिनों में अगर मैं बेसिकली एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट फाइल कर देता हूं तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मैंने फाइल नहीं करी, आफ्टर 60 डेज करी, तो बोलते नहीं कर सकते आप कोई एप्लीकेशन की, सेटलमेंट की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो एप्लीकेशन कितने दिनों में देनी है? विद इन 60 डेज। कहां से 60 डेज बताओ जल्दी? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस और सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस व्हिचएवर इज लेटर। चलिए जी आगे बोलते हैं दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई इन केस प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और कोर्ट। सर ये क्या है? देखो मैंने आपको बताया था ना, या तो इस लेवल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, पर अगर एक बार यहां से निकल गया मामला तो उसके बाद कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जब केस चल जाता है तो वहां पे भी बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपको कि आप मैटर सेटल करा लो। तो ऑनगोइंग, अगर कोई प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है कहां पे? बिफोर द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, तो कहते हैं वहां पे ये 60 डेज वाली बातें नहीं लगी। ठीक है, आगे समझ में।
अब बात है स्कोप ऑफ सेटलमेंट प्रोसीडिंग। सेटलमेंट प्रोसीडिंग का स्कोप क्या होगा? देखो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, ठीक है, तो इस चार्ट से हम स्कोप पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए स्कोप ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या आता है, बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट, एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट, एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड। एप्लीकेशन मेरी कंसीडर नहीं करी जाएगी। किन किन केस में कंसीडर नहीं करी जाएगी? बोलते हैं अगर मैंने कोई पहले एप्लीकेशन फाइल करी थी और वो सेम डिफॉल्ट के लिए रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब सेम डिफॉल्ट के लिए मैंने कोई पहले एप्लीकेशन फाइल करी थी सेटलमेंट की और वो रिजेक्ट कर दी सेबी ने, तो कहते हैं दोबारा एप्लीकेशन मेरे पास लेके मत आओ। Audit, investigation, inspection, inquiry with respect to any cause of action is not complete except in case of application involving confidentiality। सर अब ये क्या है? देखिए यानी कि सेबी की अभी ऑडिट चल रही है, सेबी की इंस्पेक्शन चल रही है, सेबी की इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट में विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉज ऑफ एक्शन, और वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो बेसिकली बोले आप मेरे पास एप्लीकेशन सेटलमेंट की फाइल मत करो एक्सेप्ट इन केस ऑफ एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब इसका थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सर एग्जांपल क्या होगा, मतलब ऐसा क्यों? आपके मन में आ रहा होगा ना कि एनी कोर्स ऑफ एक्शन की अगर ऑडिट इंक्वायरी चल रही है तो सेबी हमें रोक क्यों रहा है, या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पे मेनली पर्पस क्या है? तो बोलते हैं द प्रोविजन सेज दैट सेटलमेंट एप्लीकेशन जो है विल नॉर्मली नॉट बी कंसीडर्ड इफ द ऑडिट, इफ द इन्वेस्टिगेशन, इफ द इंस्पेक्शन, इफ द इंक्वायरी अगर रिगार्डिंग द एलिज वायलेशन या फिर विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉज ऑफ एक्शन अगर इनकम्प्लीट है, यानी कि क्या है, इज नॉट कंप्लीट, यानी कि अभी इनकम्प्लीट है, तो ये बात बोल रहा है कि वो स्कोप ऑफ सेटलमेंट से बाहर चली जाएगी। अब ये रूल एग्जिस्ट क्यों करता है? बोलते हैं कि बिफोर सेबी सेटल अ मैटर इट वांट टू फुली अंडरस्टैंड द वायलेशन। सेबी को वायलेशन अंडरस्टैंड करना है, सेबी को आइडेंटिफाई करने फैक्ट कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं, सेबी को डिटरमाइन करनी है सीरियसनेस ऑफ द डिफॉल्ट, सेबी को बेसिकली कैलकुलेट करना है एप्रोप्रिएट सेटलमेंट टर्म्स क्या होंगी, पेनल्टीज क्या होंगी, तो ये सब बेसिकली सेबी डिसाइड करने में लगा हुआ है। तब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक ये सारी चीजें वो आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा, तो बोले मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा। बोलता है अगर इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट होगी तो सेबी मे नॉट नो द फुल एक्सटेंट ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स, कितनी रॉन्ग डूइंग्स उस पर्सन ने की हैं, देयरफॉर सेटलमेंट जनरली अलाउड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो बेसिकली बोल रहा है कि सेटलमेंट जब ही पॉसिबल है, जनरली जब ही अलाउड किया जाता है जब ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि सेबी को बेसिकली वॉयलेशन अंडरस्टैंड करना है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, सेबी को सारे फैक्ट्स जानने हैं, कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है वो सब जानना है, सीरियसनेस ऑफ डिफॉल्ट देखनी है, या कैलकुलेट करना है एप्रोप्रिएट सेटलमेंट टर्म्स एंड द सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलते हैं मनी ड्यू अंडर एन ऑर्डर इशूड सिक्योरिटी लॉज आर लायबल फॉर रिकवरी। यानी कि अगर कोई मनी ड्यू है, यानी कि कोई ऑर्डर पास हुआ था सेबी लॉज के अंदर, अगर कोई सिक्योरिटी लॉज के अंदर ऑर्डर पास हुआ था उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, तो बेसिकली अगर उसका कोई मनी ड्यू है उस ऑर्डर के अंदर, अगर उसने वो नहीं पे किया है तो बोलते हैं स्कोप ऑफ सेटलमेंट से बाहर चला जाएगा मैं। ठीक है, उसके बाद बोले बोर्ड मे नॉट सेटल एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग फॉर एलीज डिफॉल्ट, यानी इन पर्टिकुलर डिफॉल्ट के लिए, बोलते हैं एलीज डिफॉल्ट के लिए सेबी जो है सेटल नहीं करेगा। सेबी क्या है? सेटलमेंट नहीं करेगा। बोर्ड में नॉट सेटल एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द एलीज डिफॉल्ट अगर उसके ओपिनियन में जो डिफॉल्ट है वो मार्केट वाइड इंपैक्ट है, मतलब जो वायलेशन हुआ है, जो डिफॉल्ट हुआ है उसका मार्केट वाइड इंपैक्ट है, तो सेबी कह रहा है भाई स्कोप ऑफ सेटलमेंट से बाहर है, ये मैं नहीं करने वाला। बोलते हैं कॉज लॉस टू लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि आपने कुछ ऐसा वायलेशन किया है जिसका इंपैक्ट जो है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर पे जा रहा है, तो कहते हैं नहीं, लॉस जो हो रहा है, इंपैक्ट जो है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर को हुआ है, तो कह रहे हैं स्कोप ऑफ सेटलमेंट से आप बाहर हो। अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट, और मार्केट की इंटीग्रिटी खराब हो गई है, तो बेसिकली आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। बोलते हैं सेटलिंग स्पेसिफाइंग प्रोसीडिंग्स फैक्टर कंसीडर्ड, मतलब सेबी जो है क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेगा जब बेसिकली कोई भी मैटर को सेटल करेगा, जब भी कोई भी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग को सेटल करेगा तो क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेगा। तो बोलता है एप्लीकेंट हैज रिफंडेड और डिस्गोर्स द मनी ड्यू, मतलब एप्लीकेंट ने जो बेसिकली रिफंडेड और जो पैसा उसको रिटर्न करना था वो उसने रिटर्न कर दिया है। एप्लीकेंट हैज प्रोवाइड एन एग्जिट और परचेज ऑप्शन टू इन्वेस्टर इन कंप्लायंस विद, क्या, इन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, यानी कि एप्लीकेंट अगर कुछ बेसिकली, मैं सिंपल सी बात समझो, अगर कोई पैसा रिफंड करना था, उसने कुछ ऐसा डिफॉल्ट किया, वायलेशन किया जिसमें उसको पैसा रिफंड करना, रिटर्न करना था, उसने कर दिया, तो बेसिकली वो फैक्टर कंसीडर किया जाएगा उसका। एप्लीकेंट प्रोवाइड एग्जिट और परचेज ऑप्शन इन्वेस्टर, यानी कि कुछ ऐसा उसने बेसिकली डिफॉल्ट किया है कोई सिक्योरिटीज को लेकर, तो बोलते हैं एग्जिट और परचेज ऑप्शन दे रहा है इन्वेस्टर्स को।
बोलते हैं एप्लीकेंट इज इन कंप्लायंस विद सिक्योरिटी लॉ और एनी ऑर्डर और डायरेक्शन पास इन द सिक्योरिटी लॉ, तो कंप्लायंस उसने अगर पूरे किए हैं तो यो फैक्टर कंसीडर करा जाएगा। एनी अदर फैक्टर मे बी डीम अप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड, और बोर्ड को बेसिकली सेबी को जो डीम अप्रोप्रिएट लगता है कोई फैक्टर वो भी उसको कंसीडर करेगा। बोलते हैं और कब कब सेटलमेंट नहीं होगा, बोलते हैं नो सेटलमेंट इफ द एप्लीकेंट विलफुल डिफॉल्टर, अगर हमारा एप्लीकेंट विलफुल डिफॉल्टर है तो उसका सेटलमेंट नहीं होगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो सेटलमेंट नहीं होगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फी ड्यू और पेनल्टी इंपोज, यानी कि कोई इस पर कोई फी ड्यू रह जाती है, कोई पेनल्टी इंपोज है, तो बेसिकली अगर उसने उस चीज में डिफॉल्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द फीस, डिफॉल्ट इन द पेनल्टी इंपोज, तो कहते हैं उसका सेटलमेंट नहीं होगा। और क्या है सर ये पावर ऑफ डब्ल्यूटीएम क्या है? पावर ऑफ डब्ल्यूटीएम ये है कि मानो आप ये जो रेगुलेशन नंबर 5 है ना, ये होल टाइम मेंबर्स, कौन होल टाइम मेंबर? सेबी के जो होल टाइम पैनलिस्ट पे जो होल टाइम मेंबर बैठे हुए हैं, सेबी के जो पैनल पे होल टाइम मेंबर बैठे हुए हैं, उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। उनको अगर लगेगा कि हाँ किसी और केस में अगर सेबी ये स्कोप ऑफ सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट नहीं करी जानी चाहिए, मतलब सेबी के जो होल टाइम मेंबर है उनकी ओपिनियन में लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स के लिए हमें सेटलमेंट नहीं करना, हमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी, तो वो भी फैक्टर कंसिडर कर लेंगे और वो उसको भी स्कोप ऑफ सेटलमेंट से बाहर निकाल देंगे। समझ में आई? मतलब ये जो बेसिकली स्कोप ऑफ सेटलमेंट से चीजें बाहर करी गई हैं, ये यहीं तक लिमिट नहीं है। अगर सेबी के होल टाइम मेंबर को लगता है कि कोई और भी मैटर है, कोई ऐसी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग है जिसको हमें स्कोप ऑफ सेटलमेंट से बाहर करना है, तो बेसिकली वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ होल टाइम मेंबर जो है वो लिमिट नहीं है सिर्फ इन वाले मैटर्स तक। समझ में आई बात? चलिए सर आगे चलते हैं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कब कब आपकी एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी? रेगुलेशन नंबर 6 बोलते हैं एन एप्लीकेशन में आल्सो एट एनी टाइम बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड है? वेयर द एप्लीकेंट रिफ्यूज टू रिसीव और रेस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन, यानी कि बोर्ड ने अगर कोई कम्युनिकेशन सेंड करा तो मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, रिफ्यूज टू रिसीव, मैं उस कम्युनिकेशन को बेसिकली रिसीव ही नहीं कर रहा हूं, ना उस कम्युनिकेशन का रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। ठीक है, does not submit delay the submission of information document revised settlement term as called by the board, यानी कि बेसिकली बोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, बोर्ड ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, बोर्ड ने बोला रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स भेजो, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबमिट ही नहीं कर रहा, डिले कर रहा हूं सबमिशन में। अगर मैं ये सब काम कर रहा हूं तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। साहब भी बोल रहा हमें एक तो आपको ऑफर दे रहे हैं सेटलमेंट का और आप ये सब काम कर रहे हो, तो बोला ये सब नहीं चलेगा, भगाओ इन्हें। हु इज रिक्वायर्ड टू अपीयर डज नॉट अपीयर बिफोर द इंटरनल कमेटी, इंटरनल कमेटी के साथ आपकी मीटिंग थी, आप बेसिकली मीटिंग में जा ही नहीं रहे हो, इंटरनल कमेटी के साथ बेसिकली बैठ के बातें नहीं कर रहे हो, सेटलमेंट टर्म से डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली आपका रिजेक्शन होना तय है। बोला मोर देन वन ओकेजन, एक बार चलेगा पर एक से ज्यादा बार करोगे तो आपको उठा के भगा दिया जाएगा। उसके बाद बोले वॉयलेट इन एनी मैनर द अंडरटेकिंग इन वेवर एज प्रोवाइडेड पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 1, यानी कि अंडरटेकिंग्स का आप क्या कर रहे हो, वॉयलेशन कर रहे हो, तो भी आपका रिजेक्शन तय है। डज नॉट रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज। अब ये क्लॉज कौन सा ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा डिलीट हो गया, कौन सा क्लॉज है देख लेते हैं एक बार, क्लॉज देख लें एक बार, कौन सी क्लॉज की बात कर रहा है? ये आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, सेक्शन नहीं, सेक्शन नहीं, रेगुलेशन है, रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 एंड बेसिकली क्लॉज ए है, इसमें जो टाइम स्पेसिफाइड है। रेगुलेशन 15 है हमारे सिलेबस में तो हम बेसिकली पढ़ेंगे, पर अभी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जब इसका रेफरेंस आएगा तो हम बात करेंगे। बोलते हैं डज नॉट रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट मैंने बेसिकली नहीं दिया, नहीं पे किया, तो बेसिकली उस केस में भी हमें आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि सब कुछ हो चुका है, सेटलमेंट अमाउंट नहीं दिया मैंने, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डज नॉट अबाइड द अंडरटेकिंग, ये अगेन वही सेम पॉइंट आ गया। फेल टू कंप्लाई विद कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द सेटलमेंट विद इन द टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द इंटरनल कमेटी, यानी कि मैंने कंडीशन प्रेसिडेंट जो थी सेटलमेंट की, जो कंडीशन मुझे फुलफिल करनी थी सेटलमेंट से पहले, वो मैंने अगर नहीं करी है विद इन द टाइम जो कि इंटरनल कमेटी ने मुझे टाइम दिया था, उन टाइम ड्यूरेशन में मैंने अगर नहीं बेसिकली वो कंडीशन फुलफिल करी है या फेल टू कंप्लाई हो गया हूं मैं, तो बेसिकली मेरा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सर एक बार और जल्दी फास्ट फास्ट करवा दो। मैं पहला रिफ्यूज टू रिसीव और रेस्पॉन्ड, मैं कम्युनिकेशन बेसिकली या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। दूसरा डज नॉट सबमिट और डिले कर रहा हूँ सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद अपीयर नहीं हो रहा इंटरनल कमेटी मोर देन वन ओकेजन, वॉयलेट कर रहा हूं अंडरटेकिंग इन वेवियर जो कि पार्ट सी ऑफ शेड्यूल में है। डज नॉट रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट मैंने पे नहीं किया है, तो अंडरटेकिंग वेवियर को बेसिकली मैंने अबाइड नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया है, या फेल टू बेसिकली फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द सेटलमेंट विद इन द टाइम जो कि आईसी ने मुझे दिया है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉल भी कर सकता हूँ जी, बिल्कुल आप विड्रॉल कर सकते हो एप्लीकेशन, कब करोगे?
बोलते हैं एन एप्लीकेशन में बी विड्रॉन एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता हूं प्रायर टू द कम्युनिकेशन डिसीजन ऑफ द पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर अंडर रेगुलेशन 15। रेगुलेशन 15 में डिसीजन जब बेसिकली कौन देगा, पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर के डिसीजन कम्युनिकेट करने से पहले आप एप्लीकेशन कभी भी विड्रॉन कर सकते हो। एक बार उनका डिसीजन आ गया उसके बाद नहीं करोगे, बस इतना याद रख लेना। एन एप्लीकेशन में भी विड्रॉन बोले एट एनी टाइम पर prior to the communication of the decision of the panel of the whole time member under regulation 15। रेगुलेशन 15 पढ़ेंगे तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा रेगुलेशन 7 का, ठीक है। बोल रहे हैं एप्लीकेंट हु विड्रॉ एन एप्लीकेशन शैल नॉट बी परमिटेड टू मेक अनदर एप्लीकेशन रेस्पेक्ट ऑफ सेम डिफॉल्ट। अगर एक बार आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली फॉर द सेम डिफॉल्ट, आप दोबारा से एप्लीकेशन लेके हमारे पास मत आना। बोल रहे हैं प्रोवाइडेड एज मे बी रिकमेंडेड बाय द एचपीएसी दैट इज हाई पावर एडवाइजरी कमेटी, सच एन एप्लीकेशन मे बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 50 अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशन। चलिए ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये पहले रेलेवेंट था पर अब रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जब से रेगुलेशन अमेंड हुई है उसके बाद से ये पॉइंट इररिलेवेंट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग। इफेक्ट क्या होगा, रेगुलेशन नंबर 8 बोलते हैं फाइलिंग ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको ये इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत बहुत छोटी छोटी बातें आपको पकड़नी पड़ेगी। पहला क्या है, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग save except that the passing of the final order shall be keep in abeyance till the application is disposed of। disposed of मतलब एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट। देखो कोई स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी है मान लीजिए, ठीक है। अब आप इनिशिएट हो चुकी है तो एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट तो मैं फाइल कर सकता हूं। मैंने एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट फाइल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स पे स्टॉपेज लग जाएगा, बोले नहीं, shall not affect the continuance of the proceeding except that passing of the final order shall be kept in abeyance, मतलब टेम्पररी होल्ड पे रख देंगे, यानी कि प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, उसको कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग इफेक्ट नहीं होगी, प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, पर फाइनल ऑर्डर जो है shall be kept in abeyance मतलब टेम्पररी होल्ड पे कर दिया जाएगा। कब तक, जब तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती, रिजेक्ट नहीं हो जाती। तो ये बोल रहा है फाइलिंग अ सेटलमेंट एप्लीकेशन डज नॉट स्टॉप द प्रोसीडिंग कंप्लीटली, मतलब आपने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है वो कंप्लीटली स्टॉपेज पे लग जाएगी, स्टॉप लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बोल रहा है शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, समझ में आ गया सर। वेयर द सेटलमेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग दैट मे बी इनिशिएटेड, मतलब जो अभी इनिशिएट नहीं हुई है, इनिशिएट होगी अगेंस्ट द एप्लीकेंट, सच प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इनिशिएटेड द एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो उस मैटर के लिए वो बोलते हैं स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है। कब तक नहीं करी जाएगी, जब तक एप्लीकेशन रिजेक्ट और विथड्रॉ नहीं हो जाती, ठीक है। तो दोनों केस कर लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी आपके अगेंस्ट, इनिशिएटेड, और यहाँ पे क्या थी, डेट मे बी इनिशिएटेड, provided that filing of an application shall not prohibit the initiation of any proceeding insofar as may be deemed necessary for the purpose of issuance of interim or civil and administrative direction to protect the interests of the investor and to maintain the integrity of the security laws। ये अगेन अब इसकी एक्सेप्शन आ गई है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, ये बोल रहे हैं फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट, यानी कि सेटलमेंट एप्लीकेशन जो है प्रोहिबिट नहीं करती फॉर इनिशिएशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करती है तो प्रोहिबिट नहीं करती फॉर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग। कौन सी सर, जो कि डीम्ड नेसेसरी है, जो कि जरूरी है, किस लिए, फॉर द इशुएंस ऑफ इंटरिम और सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। इन दोनों के लिए अगर जरूरी है कि आपके अगेंस्ट इंटरिम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन आपको इश्यू करी जाए तो बोलते हैं वो हम करेंगे। तो बेसिकली उस केस में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट फाइल कर दिया तो बेसिकली उस केस में ये होगा, उस केस में ये नहीं कह सकते आप कि मेरे अगेंस्ट ये नहीं चलना चाहिए। समझ में आया सर? एक बार और, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा मैं। बोलते हैं अगर आपने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। कौन से वाले मैटर में बोल रहे हैं, जहां पे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि अगर जरूरी है, जहां इन्वेस्टर के आगे कुछ देखा नहीं जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगर जरूरी है तो आपके अगेंस्ट आपके लिए फिर इंटरिम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेटलमेंट टर्म देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे ना सेटलमेंट टर्म, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, वो यही है, यहीं पे ही है, वो हम देखेंगे नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स क्या होती हैं। तो बोलते हैं द सेटलमेंट टर्म्स में इंक्लूड अ सेटलमेंट अमाउंट और नॉन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि सेटलमेंट टर्म्स में मॉनेटरी अमाउंट भी आ जाती है और नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स भी आती हैं इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1।
ठीक है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स क्या होंगी सर? सस्पेंशन और सीजेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड्स, यानी कि सस्पेंशन होगा, सीजेशन होगा बिजनेस एक्टिविटीज का, एग्जिट फ्रॉम द मैनेजमेंट, डिसगॉर्जमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्शन और इनएक्शन ऑफ द एप्लीकेंट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एन इंटरमीडियरी या फिर कंपनी दैट हैज अ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेटेड बाय द बोर्ड। कैंसिल कर दी जाएंगी सिक्योरिटीज एंड रिड्यूस होल्डिंग अगर सेबी को लगता है सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉडलेंटली, इंक्लूडिंग बोनस शेयर रिसीव ऑन सच सिक्योरिटीज, बोनस शेयर भी मिले वो भी वापसी करनी पड़ेंगे, कैंसिल कर दी जाएंगी, सॉरी। इफ एनी एंड रिम्बर्स एनी डिविडेंड, अगर उनके कोई डिविडेंड भी आपको रिसीव हुआ है तो वो भी बेसिकली आपको रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा। लॉक इन ऑफ सिक्योरिटीज लॉक कर दी जाएंगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनहांस पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट फ्यूचर सिक्योरिटी लॉ वायलेशन एज वेल एज द एग्रीइंग टू अपॉइंट और एंगेज इन इंडिपेंडेंट कंसल्ट टू रिव्यू द प्रोसेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, यानी कि एनहांस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किस चीज का? डायरेक्शन दे रहा है एक तरीके से। एनहांस पॉलिसी एंड प्रोसीजर का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा टू प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी लॉ वायलेशंस को, एज वेल एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया जाएगा टू रिव्यू करने के लिए इंटरनल पॉलिसीज को, इंटरनल प्रोसेसेस को, इंटरनल प्रोसीजर्स को। बोल रहे प्रोवाइड एनहांस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एनहांस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एम्प्लॉइज ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड सिक्योरिटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सबमिट बेसिकली सबमिट टू एनहांस इंटरनल ऑडिट और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये टर्म्स हैं। रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, एक्सेस आपको बंद कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट का। प्रोहिबिटिंग फ्रॉम बाइंग सेलिंग अदरवाइज डीलिंग सिक्योरिटी, आपको बाइंग डेल सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग जो है सिक्योरिटीज में वो प्रोहिबिट कर दी जाएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड एसोसिएटिंग विद द सिक्योरिटी मार्केट इन अ मैनर फॉर अ पीरियड, अब कब तक? जो कि बोर्ड पीरियड स्पेसिफाई करेगा। बोल रहे सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट एंड डिस्गोर्ज अमाउंट, जो कि हमें रिटर्न करनी है, शैल बी क्रेडिटेड टू द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया। मैं बोल रहा था ना नीचे आएगा तो वो यही है, यानी कि सेटलमेंट अमाउंट जो है एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट और जो डिस्गॉर्ज अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करा जाएगा। बोल रहे एप्लीकेशन फीस लीगल कॉस्ट जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द सेबी जनरल फंड। बोले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड और लॉस अवॉइडेड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट को बेसिकली जितना जितना उसने बेसिकली प्रॉफिट बनाया है या लॉस अवॉइड किया है, बोले डेट में भी डिस्गोर्ज जो उसको रिटर्न करना है एज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द आईपीएफ, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो उसने बेसिकली प्रॉफिट बनाया है जो उसको रिटर्न करना है, जो उसने लॉस अवॉइड किया है जो उसको रिटर्न करना है एज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द आईपीएफ। कहां जाएगा? आईपीएफ में जाएगा, है ना। डिस्गोर्ज अमाउंट सेटलमेंट टर्म का पार्ट थी, ये वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर क्या क्या फैक्टर कंसीडर कराएंगे टू अराइव एट द सेटलमेंट टर्म, यानी कि सेटलमेंट टर्म्स जब बेसिकली रिकमेंड करी जाएंगी, रिकमेंडेशन की दी जाएगी, इंटरनल कमेटी रिकमेंड देगी या उसके बाद अगर मतलब एचपीएसी बेसिकली सेटलमेंट रिकमेंड करेगी तो क्या क्या फैक्टर कंसीडर करे जाएंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। बोल रहे कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट देखा जाएगा, रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट इन केस ऑफ एलिस डिफॉल्ट इज कमिटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि अगर डिफॉल्ट ग्रुप ऑफ पर्सन में किया है तो क्या रोल बेसिकली जिसने एप्लीकेशन फाइल किया उसने क्या रोल प्ले किया है। नेचर ग्रेविटी ऑफ इंपैक्ट बढ़ चुके हैं। एनी अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ पेंडिंग और कंक्लूडिंग, यानी कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस सिक्योरिटी लॉ का अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है और उसके अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो भी कंसीडर करी जाएंगी। एक्सटेंट ऑफ हार्म और लॉस टू द इन्वेस्टर और गेन मेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। प्रोसेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस द एलिज डिफॉल्ट टू मिनिमाइज द फ्यूचर डिफॉल्ट और लैप्सेस, यानी कि कोई अगर प्रोसेस प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिमाइज करने के लिए सिक्योर मिनिमाइज करने के लिए फ्यूचर डिफॉल्ट और लैप्सेस को, तो वो भी कंसीडर करा जाएगा। कंप्लायंस शेड्यूल कंसीडर किया जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट जो बेसिकली पर्सन को हुआ है फ्रॉम द नॉन कंप्लायंस टू डिलेड कंप्लायंस, यानी कि उस पर्सन ने अगर डिले कंप्लायंस किया है, नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उससे उसको कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है तो वो भी कंसीडर करा जाएगा। कंडीशन नेसेसरी टू डिस्करेज फ्यूचर नॉन कंप्लायंसेस बाय द सेम और अनदर पर्सन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ इन्वेस्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, सिंपल पॉइंट है तो। एनी अदर एनफोर्समेंट एक्शन दैट हैज बीन टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर द सेम वायलेशन, यानी कि अगर कोई सेम वायलेशन के लिए अगर एप्लीकेंट के अगेंस्ट कोई एनफोर्समेंट एक्शन लिया गया है, ठीक है, तो वो भी कंसीडर करा जाएगा। एनी अदर फैक्टर नेसेसरी इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस, अगर कोई और भी फैक्टर सेबी को लगता है सही बेसिकली कंसीडर करा जाना चाहिए तो सेबी वो भी कंसीडर करेगा। सर एक बार रिवाइज करा दो। पहला कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। कंडक्ट क्या है एप्लीकेंट का? कब? ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और ऑडिट, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऑडिट के दौरान कंडक्ट क्या है एप्लीकेंट का। बहुत से स्टूडेंट जब फैक्टर लिखने की बात आते हैं ना तो कंडक्ट ऑफ एप्लीकेंट लिख के छोड़ जाते हैं, पर कंडक्ट ऑफ एप्लीकेंट कंडक्ट कब, कंडक्ट उसका कब देख रहे हैं हम? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हम उसका देखेंगे। उसके बाद रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट, अगर एक बस बेसिकली अगर डिफॉल्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया है तो बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन का जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है वो तो सेटलमेंट, तो उसका बेसिकली उसने क्या रोल प्ले किया है तो वो भी बेसिकली कंसीडर करा जा रहा है यहाँ पे। नेचर ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ द एलिज डिफॉल्ट। उसके बाद एनी अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ इज पेंडिंग और कंक्लूडिंग, यानी कि कोई और प्रोसीडिंग अगर एप्लीकेंट के अगेंस्ट हुई है फॉर द सेम वायलेशन, नहीं सॉरी,
एनी अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एप्लीकेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द सिक्योरिटी लॉ, यानी कि नॉन कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ के अगर कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट पेंडिंग है या बेसिकली कंक्लूड हो चुकी है तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ हार्म एंड लॉस टू द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को कितना हार्म पहुंचा है, कितना लॉस हुआ है, तो वो भी कंसीडर करा जाएगा। उसके बाद प्रोसेस अगर कोई इंट्रोड्यूस किए हैं, प्रोसेस अगर कोई इंट्रोड्यूस किए हैं टू मिनिमाइज द फ्यूचर डिफॉल्ट ऑफ द लैप्सेस, तो वो भी कंसीडर करे जाएंगे। कंप्लायंस शेड्यूल देखा जाएगा जो प्रपोज किया एप्लीकेंट ने, इकोनॉमिक बेनिफिट जो बेसिकली उसको हुआ है, कंडीशन जो कि नेसेसरी है फॉर द डिस्करेजमेंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस फ्यूचर वाले, फ्यूचर नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, तो वो भी हमें कंसीडर करना है। या कोई अदर इन्फोर्समेंट एक्शन दैट हैज बीन टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर द सेम वायलेशन, यानी कि कोई इन्फोर्समेंट एक्शन अगर उसके अगेंस्ट लिया गया है फॉर द सेम वायलेशन, तो वो भी कंसीडर करा जाएगा। उसके बोल रहे एनी अदर फैक्टर नेसेसरी, अगर कोई और फैक्टर भी जरूरी है कंसीडर करना, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। चलिए रेगुलेशन नंबर 11 देखते हैं, एचपीएसी। एचपीएसी क्या है, अब हाई पावर एडवाइजरी कमेटी है क्या, वो देखते हैं। बोर्ड से भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करेगा एचपीएसी को, जो कि उसका काम क्या है, कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशन, कंसिडरेशन रिकमेंडेशन ऑफ द सेटलमेंट टर्म्स, ठीक है। एचपीएसी में कौन कौन होगा, दैट इज जुडिशियल मेंबर, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 3 एक्सटर्नल मेंबर होंगे जिनका एक्सपर्टीज होगा किसमें, सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बेसिकली, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं है, सॉरी, ये टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं है, यहाँ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं आएगा, इसको आप हटा लीजिए। बेसिकली यहाँ पे टर्म आएगा मेंबर्स, ठीक है। मेंबर का टर्म क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं मेंबर का टर्म होगा 3 ईयर प्लस 2 ईयर का एक्सटेंशन भी देंगे। कोरम ऑफ मीटिंग 3 मेंबर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये वाली बात, ठीक है, पेपर के लिए ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर दे। हाँ, बोले कंडक्ट इट्स मीटिंग, जो एचपीएसी है वो कंडक्ट करेगी मीटिंग इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब बोर्ड ने क्या स्पेसिफाई करा है, बोल रहे मेंबर ऑफ एचपीएसी सीक रिक्यूजल। अभी रिक्यूजल क्या होता है, रिक्यूजल मतलब अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो बेसिकली अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आता है, तो जो मेंबर है वो खुद को क्या कर रहा है, इन सेटलमेंट टर्म से या बेसिकली प्रोसीडिंग से, मीटिंग से क्या है, बाहर रख रहा है खुद को, रिक्यूजल बेसिकली डिमांड कर रहा है उस केस में, क्यों, क्योंकि उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बोल रहे हैं अगर मेंबर ऑफ पीएसी सीक्स रिक्यूजल, तो रिमेनिंग 2 और मोर मेंबर में सबमिट देयर रिकमेंडेशन, तो 2 और जो बाकी के मेंबर हैं वो रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं नो कॉन्सेंसस मेजोरिटी रीच, कोई मेजोरिटी नहीं अगर होती, ठीक है, यानी कि अगर टोटल 4 मेंबर है, टोटल क्या है, 4 मेंबर है, आप मान के चलो, तो 2 और 2 का बात हो गई, 2 और 2 की बात हो गई, तो बेसिकली बोल रहे हैं डिसीजन क्या है, 2-2 का, तो रिकमेंडेशन मेड बाय द जुडिशियल मेंबर शैल बी कंसीडर्ड टू बी द रिकमेंडेशन ऑफ दैट, तो उस केस में जुडिशियल मेंबर जो है मेरा बेसिकली वो डिसाइड करेगा, उसकी रिकमेंडेशन को कंसीडर करा जाएगा फाइनल। उसके बाद बोल रहे हैं जुडिशियल मेंबर अगर रिक्यूजल कर लेता है खुद को, मतलब उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है यहाँ पे, तो बोल रहे हैं रिमेनिंग 2 और मोर मेंबर शैल बी सबमिटेड रिकमेंडेशन, यानी कि बाकी के जो 2 और मेंबर हैं उनकी रिकमेंडेशन को सबमिट करा जाएगा और फाइनल माना जाएगा। कहते हैं ऑल बट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एचपीएसी रिक्यूज मांग रहे हैं, अगर डिमांड कर रहे हैं रिक्यूज, यानी कि सारे या फिर ऑल एक्सेप्ट वन मेंबर ऑफ द एचपीएसी रिक्यूज, तो उस केस में बेसिकली बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट होगा, फिर बोर्ड को दूसरी एचपीएसी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। समझ में आया, रिक्यूजल का मतलब समझ में आया, रिक्यूजल क्या होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे बेसिकली आ जाता है, वहां से बेसिकली मेंबर या फिर जुडिशियल मेंबर खुद को रिक्यूज कर रहे हैं, खुद से उस पर्टिकुलर मीटिंग में, उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन से खुद को बाहर रख रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझो। उसके बाद कहते हैं इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी में क्या है सर, बोल रहे हैं इंटरनल कमेटी की अगर मैं बात करूं तो बोल रहे हैं इंटरनल कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड, अगेन बोर्ड ही बनाएगा, सेबी ही बना रहा है। इंटरनल कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ ऑफिसर ऑफ द बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर, यानी कि कौन होगा इंटरनल कमेटी में, इंटरनल कमेटी में बेसिकली ऑफिसर ऑफ बोर्ड होगा, किस लेवल का होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द चीफ जनरल मैनेजर एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और अदर ऑफिसर भी हो सकते हैं जैसे कि बोर्ड सेबी जो है स्पेसिफाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 13, 14, 15। क्या सर आप ये नहीं कराएंगे, आपने रेफर चार्ट कर रखा है, हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। चार्ट जो है उसके लिए हम चार्ट प्रिपेयर किया है। अब ये क्या है, ये आपको समझना है, चार्ट है रेगुलेशन। अब ये मीटिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, जो इंटरनल कमेटी की, एचपीएसी की, पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर की, आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कैसे होगी, कैसे सेटलमेंट टर्म्स डिसाइड होंगी, ठीक है, तो वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग क्या क्या चलेगा, वो सब बेसिकली रेगुलेशन नंबर 13, 14, 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप यहां से समझिए, ये वो पर्सन है जिसने एप्लीकेशन दी है सेटलमेंट की, इसको दी है सर सेबी को दी है। अब सेबी किसको रेफर कर रहा है एप्लीकेशन,
सेबी सर एप्लीकेशन रेफर कर रहा है इंटरनल कमेटी को। आपको क्या देखना है, सेबी किसको एप्लीकेशन दे रहा है, इंटरनल कमेटी को एप्लीकेशन दे रहा है, रेफर कर रहा है एप्लीकेशन किस लिए, एग्जामिन करो वेदर द प्रोसीडिंग मे बी सेटल्ड, इफ सो टू डिटरमाइन द सेटलमेंट टर्म। चेक करो कि प्रोसीडिंग जो है वो सेटलमेंट हो सकती है नहीं कर सकती, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग जो है उसका सेटलमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो सेटलमेंट टर्म्स डिटरमाइन करो। किसको बोल रहा है, इंटरनल कमेटी को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, सेबी बोल रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो तो सेबी के पास आई है, तो सेबी किसको रेफर कर रहा है एप्लीकेशन, दैट इज इंटरनल कमेटी को रेफर कर रहा है। अब इंटरनल कमेटी क्या करेगा, अब इंटरनल कमेटी की भी बात सुन लेते हैं। इंटरनल कमेटी क्या करेगा, इंटरनल कमेटी जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कॉल करेगा और उसको कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बेसिकली एप्लीकेंट से मंगाने हैं वो मंगाएगा। पर्सनल अपीयरेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर इट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मे रिप्रेजेंट, बेसिकली पर्सनल अपीयरेंस मीटिंग होगी, पर्सनल हियरिंग होगी, एक तरह से पर्सनल अपीयरेंस मतलब पर्सनल हियरिंग होगी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली एप्लीकेंट का वो आ सकता है। रिक्वायर्ड एप्लीकेंट टू कंप्लाई विद सर्टेन कंडीशन प्रेसिडेंट, अब ये कंडीशन प्रेसिडेंट बात कर रहा था ना मैं वहां पे रेगुलेशन में, जब मैं रेफरेंस दे रहा था कंडीशन प्रेसिडेंट, कुछ अगर बेसिकली फाइलिंग करनी है या डिस्क्लोजर देने, कंडीशन प्रेसिडेंट उसने कंडीशन लगा दी है बिफोर द सेटलमेंट, तो वो हमें बेसिकली कंप्लाई करनी पड़ेगी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देगा। परमिट द एप्लीकेंट टू सबमिट द रिवाइज सेटलमेंट टर्म विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ द आईसी कमेटी। अब देखो 15 दिनों के अंदर हमें रिवाइज सेटलमेंट टर्म देनी पड़ती है, परमिट करेगा एप्लीकेंट को रिवाइज सेटलमेंट टर्म दे दो विद इन अ पीरियड, मतलब देखो पर्सनल हियरिंग हुई, सेटलमेंट डिसाइड होगा, सेटलमेंट टर्म्स डिसाइड होंगी, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है एप्लीकेंट को दे रहा है, अगर नहीं दोनों की बात बैठी तो बेसिकली बोल रहा है सबमिट कर दो रिवाइज सेटलमेंट टर्म, सबमिट करके और रिवाइज सेटलमेंट टर्म कितने दिनों में, नॉट पीरियड एक्सीडिंग 15 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ द आईसी मीटिंग, यानी कि मीटिंग के अंदर ही तो पर्सनल अपीयरेंस हो रहा था, पर्सनल इसको मीटिंग का नाम दिया, पर्सनल हियरिंग का नाम नहीं दिया है, सो किसका नाम दिया है, इंटरनल कमेटी मीटिंग का, एक मीटिंग होगी एप्लीकेंट और इंटरनल कमेटी के बीच में और सेटलमेंट की बात चलेंगी, ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस होगा, सेटलमेंट की बात की चलेंगी, अगर बेसिकली एप्लीकेंट को बोल सकता है रिवाइज सेटलमेंट टर्म आप सबमिट कर दो विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ द आईसी मीटिंग, ठीक है, एक सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे, एक बात ये समझो आप। उसके बाद इंटरनल कमेटी क्या करेगा, इंटरनल कमेटी करेगा कि प्रपोज सेटलमेंट टर्म जो कि फाइनल, जो कि प्रपोज्ड इंटरनल कमेटी ने जो प्रपोज करी है सेटलमेंट टर्म जो फाइनल करी है, वो एचपीएसी हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी के पास जाएंगी, ये रेफर कर रहा है इसको अब एचपीएसी को। एचपीएसी क्या क्या कंसीडर करेगा, बोलेगा प्रपोज सेटलमेंट टर्म रिकमेंडेड बाय द आईसी, जो ये वाली प्रपोज सेटलमेंट टर्म जो इंटरनल कमेटी ने एचपीएसी को रिकमेंड करी है वो कह रहा है मैं वो कंसीडर करूंगा, एप्लीकेशन देखूंगा, अंडरटेकिंग्स देखूंगा, वीवियर्स देखूंगा, फैक्टर स्पेसिफाइड रेगुलेशन 10 में जो भी फैक्टर्स पढ़ के आ रखे थे मैं वो भी कंसीडर करूंगा, सेटलमेंट टर्म्स देखूंगा, रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स प्रपोज बाय द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट ने जो बेसिकली प्रपोज करी थी विद इन 15 डेज में, जो भी हम अभी पढ़ के आए हैं, तो मैं वो भी देखूंगा, बोलते हैं एनी अदर रिलेवेंट मटेरियल जो कि ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है मैं वो भी देखूंगा, ठीक है। चलिए आगे अब क्या होगा, अब एचपीएसी ये सब चीजें कंसीडर करके अपनी रिकमेंडेशन होल टाइम मेंबर को देगा, पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर, सेबी के होल टाइम मेंबर्स को देगा। अब सेबी के जो होल टाइम मेंबर्स हैं अब उनका रोल देख लेते हैं क्या है, वो क्या करेंगे, कंसीडर द रिकमेंडेशन, अच्छा उससे पहले एक बात और, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, एचपीएसी जो है इंटरनल कमेटी अगर उसको ये बात समझ नहीं आई, सेटलमेंट टर्म उसको सूट नहीं करी, फिट नहीं बैठी, मतलब उसको सही नहीं लगी, एक तरीके से रिजेक्शन हो गया सेटलमेंट टर्म्स का, तो वो कह रहे दोबारा दे, दोबारा इंटरनल कमेटी के पास एप्लीकेशन जाएगी, रेफर द एप्लीकेशन बैक एंड सीक रिवीजन ऑफ द सेटलमेंट टर्म। समझ में आई बात आपकी, यानी कि प्रपोज सेटलमेंट टर्म्स उन्होंने रिकमेंड करी, कंसीडर करेगा ये सब चीजें, पर उसके बाद समझ में नहीं आई, उसको समझ नहीं आया कैसी सेटलमेंट टर्म बना के दे दी आपने, तो कह रहा आप दोबारा एप्लीकेशन यहाँ जाएगी, दोबारा इंटरनल कमेटी दोबारा बैठेगी और रिवीजन ऑफ सेटलमेंट टर्म होगा, देन दोबारा सेटलमेंट टर्म आएंगे और दोबारा कंसीडर करके रिकमेंडेशन दिया जाएगा पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर, ठीक है, समझ में आई बात आपके। उसके बाद क्या क्या कंसीडर और रिकमेंडेशन किया जाएगा, या तो देखो एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी जो एचपीएसी ने बेसिकली सेटलमेंट एंड रिकमेंड करी थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो विद इन 7 डेज में डिमांड नोटिस एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा, तो विद इन 7 डेज में डिमांड नोटिस एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा, कितने दिनों में, 7 डेज के अंदर डिमांड नोटिस दे दिया जाएगा एप्लीकेंट को, और बेसिकली एप्लीकेंट क्या करेगा, रेमिट करेगा सेटलमेंट अमाउंट विद इन 13 कैलेंडर डेज में, 13 कैलेंडर दिनों का टाइम दिया जा रहा है, वर्किंग डे नहीं है, 13 कैलेंडर डेज का टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप बेसिकली सेटलमेंट अमाउंट जमा करा दें, आफ्टर 13 डेज आपका बेसिकली रेमिटेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं फुलफिल अंडरटेकिंग्स इन राइटिंग टू अबाइड बाय अदर सेटलमेंट टर्म्स, यानी कि जो कि नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स है उनके लिए आप अंडरटेकिंग दे दो विद इन द टाइम प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट, यानी कि विद इन टाइम पीरियड में आप बेसिकली अंडरटेकिंग भी दे दो टू कंप्लाई द नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स, ठीक है, और 13 दिनों के अंदर आप पैसा जमा करा दो,
ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट 13 दिनों के अंदर जमा कर दो। 13 दिन कौन से? 13 कैलेंडर डेज। 13 कैलेंडर डेज के बाद अगर आप आओगे हमारे पास पैसा लेके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बोलेंगे नो रेमिटेंसेज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको ये सब बातें, ये चार्ट आपको मिलेगा। उसके बाद बोल रहे हैं रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गई, बोल रहे रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मतलब पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर कहता नहीं इस एप्लीकेशन का सेटलमेंट नहीं हो सकता, रिजेक्ट कर रहा हूं मैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मैटर क्या है, बोल रहे नोट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन तो समझ में आ गई, एप्लीकेशन तो ठीक है, एप्लीकेंट तो ठीक है, सेटलमेंट टर्म्स सही नहीं है, तो बोल रहे एप्लीकेशन तो सही है, पर बोल रहे नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द एचपीएसी, मतलब एचपीएसी ने जो रिकमेंडेशन दी है, सेटलमेंट टर्म दी है, वो मेरी समझ से बाहर है, बोले नॉट एक्सेप्ट, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में रिटर्न द एप्लीकेंट फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ द टर्म। तो उसके बाद एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाएगा फॉर द री एग्जामिनेशन। सर एचपीएसी को दिया जाएगा नहीं, यही झोल है यहाँ पे। बोल रहे एप्लीकेशन जब रिटर्न करी जाएगी तो उसमें एचपीएसी को नहीं दी जाएगी, फिर वो इंटरनल कमेटी पे जाएगी, फिर इंटरनल कमेटी बेसिकली दोबारा से बैठेगा, दोबारा से बेसिकली सेटलमेंट हम बेसिकली रिकमेंड करेगा एचपीएसी को, फिर एचपीएसी अपनी फैक्टर्स कंसीडर करके फिर रिकमेंडेशन देगी, फिर पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर। और ये सब कब होगा? जब एप्लीकेशन ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, पर जो है रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी गई है, जो रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी गई है, तो उस केस में प्रोसीजर एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन शैल बी फॉलोड, और ये मैटर इंटरनल कमेटी के पास फिर से आ जाएगा। अब देखो ये था, अब इसको मैं जल्दी से आपको रिवाइज करता हूं फटाफट। अब इतनी कहानी आपने सुन तो ली होगी, अब हम समझते हैं। एप्लीकेशन फाइल हुई सैबी के पास, सैबी ने वो एप्लीकेशन किसको दी? इंटरनल कमेटी को दी। इंटरनल कमेटी को क्यों दी? एग्जामिन करने के लिए, देखो इसका सेटलमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो रिकमेंड करो सेटलमेंट टर्म्स। इंटरनल कमेटी के पास एप्लीकेशन आई, वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाएगा, डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद वो पर्सनल अपीयरेंस होगी, इंटरनल कमेटी की मीटिंग होगी, पर्सनल अपीयरेंस होगी। ठीक है, अपीयरेंस होने के बाद बेसिकली वो डायरेक्शन इशू कर सकता है किसको? एप्लीकेंट को, कि कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट बताएगा, और विद इन द टाइम पीरियड में वो मुझे बेसिकली कंडीशन फुलफिल करनी हो, चाहे वो डिस्क्लोजर हो, चाहे वो रिटर्न फाइल करनी हो, चाहे मुझे कोई कंप्लायंस करने हो, तो वो बेसिकली कंडीशन प्रेसिडेंट ला के भेजेगा, मुझे वो विद इन द टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होगा। विद इन 15 डेज में रिवाइज सेटलमेंट टर्म का एप्लीकेंट के पास ऑप्शन है, बेसिकली वो रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स के लिए आपको विद इन 15 डेज बोलेगा कि आप बेसिकली क्या करो? रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स लेके आओ, सबमिट करो रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ द आईसी मीटिंग, जहां पे आईसी मीटिंग हुई और जहां पे ये सब बात हुई, और एप्लीकेंट बेसिकली रिवाइज सेटलमेंट टर्म देगा। अब ये सब करने के बाद सारी रिकमेंडेशन फिर जाएंगे एचपीएसी के बाद। एचपीएसी क्या करेगा? एचपीएसी बेसिकली रेफर बैक भी कर सकता है एप्लीकेशन, अगर उसको लगेगा सेटलमेंट टर्म ठीक नहीं है, तो बेसिकली एप्लीकेशन को रेफर बैक कर सकता है और रिवीजन करने को बोलेगा कि आप इसका रिवीजन करके लाओ सेटलमेंट टर्म का। एचपीएसी बेसिकली जब भी एचपीएसी के पास एप्लीकेशन आएगी तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करेगा, उसमें फैक्टर क्या है? प्रपोज सेटलमेंट टर्म्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अंडरटेकिंग क्या है, वेवियर्स क्या है, फैक्टर कंसीडर करेगा रेगुलेशन 10 के अंदर थे, सेटलमेंट टर्म्स क्या है, रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स क्या है जो कि एप्लीकेंट ने प्रपोज करे, और अदर फैक्टर जो कि उसको लगता है मटेरियल है, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनको वो चेक करेगा। एचपीएसी बेसिकली अपनी रिकमेंडेशन फिर किसको देगा? पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर देगा। पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा, या बेसिकली एप्लीकेशन जब ठीक होगी और उसको रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्ट। तो तीन ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर लेगा, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो विद इन 7 डेज में बेसिकली डिमांड नोटिस इशू कर देगा एप्लीकेंट को। एडमिट जब डिमांड नोटिस मेरा इशू हो जाएगा 7 दिनों के अंदर, तो फिर मुझे 13 दिनों के अंदर बेसिकली क्या सेटलमेंट अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। अगर मैंने सेटलमेंट अमाउंट आफ्टर 13 डेज कराई तो फिर क्या होगा? रेमिटेंसेज, आपका जो रेमिटेंसेज सेटलमेंट अमाउंट का वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, और उसके बाद मैं अंडरटेकिंग भी दूंगा कि मैं नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स को बेसिकली कंप्लाई करूंगा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अगर रिजेक्ट होगी तो मुझे बेसिकली कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको? एप्लीकेंट को। अगर बेसिकली नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सेटलमेंट टर्म्स हुआ तो उस केस में फिर मैं क्या करूंगा? रेफर बैक कर दूंगा एप्लीकेशन किसको? डायरेक्टली फिर इंटरनल कमेटी, यानी कि जो प्रोसीजर ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ फॉलो होता है वो प्रोसीजर फिर इस एप्लीकेशन के भी फॉलो होगा। तो कहां पे मैटर गया? फिर इंटरनल कमेटी, और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। और ये बात, और फिर होगा क्या? री एग्जामिनेशन होगा सेटलमेंट टर्म्स का। अब आया पास वे में हमने सारी चीज रिवाइज कर ली, और ये सब लिखा कहां है सर? ये रेगुलेशन नंबर 13, रेगुलेशन नंबर 14, रेगुलेशन नंबर 15, ऑल तीनों रेगुलेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है सर, चलिए अब जल्दी जल्दी कराइए हमें, क्योंकि हमें इतना टाइम देना नहीं है सर, टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि ये सेबी की रेगुलेशन है। समरी सेटलमेंट प्रोसीजर, अब आपने देखा होगा समरी ट्रायल भी तो होता है ना, तो बोलते हैं कुछ पर्टिकुलर डिफॉल्ट जो छोटे छोटे डिफॉल्ट है, ठीक है, उनके लिए हम समरी सेटलमेंट प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, ये क्या एक शॉर्ट प्रोसीजर है। चलिए देखते क्या है। इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ समरी सेटलमेंट, अब यहाँ पे इशू कौन दे रहा है? नोटिस कौन इशू कर रहा है? सेबी कर रहा है। बोल रहा है बिफोर इनिशिएटिंग एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग द बोर्ड में इशू अ नोटिस ऑफ समरी सेटलमेंट इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड पार्ट ए। पार्ट ए में जो बेसिकली शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है, तो बेसिकली वो क्या है? नोटिस का फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, नोटिस है समरी सेटलमेंट, यानी कि स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने से पहले सेबी क्या इशू कर रहा है? नोटिस इशू कर रहा है किसका? समरी सेटलमेंट करवा लो।
तो सेबी अब खुद नोटिस इशू करने पे आया और बोला इसके लिए तो आप समरी सेटलमेंट प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आपको समरी सेटलमेंट का नोटिस इशू कर देगा। कॉलिंग अपॉन द नोटिस टू फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन, अब ये नोटिस में होगा क्या, तो बोल रहे हैं नोटिस दे रहे हैं टू फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन, आप सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दो अंडर चैप्टर 2, सबमिट द सेटलमेंट अमाउंट जमा करा दो, अंडरटेकिंग जमा करा दो और कंप्लाई विद द नॉन मॉनेटरी टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग। यानी कि आपको नोटिस इशू कर देगा और नोटिस के अंदर क्या बोलेगा, आप सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दो, उसके साथ पैसा भी जमा करा दो, उसके साथ अंडरटेकिंग वेपर भी दे दो कि मैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स भी कंप्लाई करूंगा। तो कहते हैं ये सब एक साथ मतलब आपको कैलकुलेट करके दे रहा है सेटलमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर भी पड़ा था वो फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ सब कुछ एकदम फटाक सिंपल फास्ट ट्रैक मोड में हो रहा है। करें फॉर विच डिफॉल्ट, कौन से डिफॉल्ट के लिए सर हमें समरी सेटलमेंट प्रोसीजर फॉलो करना है, तो कौन से डिफॉल्ट के लिए हमें समरी सेटलमेंट प्रोसीजर फॉलो करना है, तो बोला है दिस नोटिस इशूड मेनली फॉर स्मॉल और प्रोसीजर डिफॉल्ट, यानी कि जो स्मॉल और प्रोसीजर डिफॉल्ट है उनके लिए मुझे करना है। सर कैसे, डिले इन फाइलिंग डिस्क्लोजर रिटर्न रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मैंने डिस्क्लोजर फाइलिंग में डिले करा है, रिटर्न डिले फाइल करी है, रिपोर्ट डिले फाइलिंग की है, डॉक्यूमेंट अगर डिले किया है, तो उसके लिए बोले नॉन डिस्क्लोजर बाय द कंपनी लिस्टेड ओनली ऑन एक्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर नॉन डिस्क्लोजर कंपनी ने किया है। फाइलिंग डिस्क्लोजर रॉन्ग फॉर्मेट, मतलब मैंने डिस्क्लोजर फाइल कर दिया पर रॉन्ग फॉर्मेट में किया है। बोले डिले इन कंप्लाइंग विद सेबी डायरेक्शन, मैंने सेबी की डायरेक्शन और लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया, या अदर सिमिलर डिफॉल्ट डिसाइड बाय सेबी, अगर कोई सिमिलर डिफॉल्ट है जो सेबी डिसाइड कर रहा है वो भी हो सकता है। तो मैंने या तो डिस्क्लोजर फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं की है, रिपोर्ट फाइल नहीं किया है, डॉक्यूमेंट किया है पर रॉन्ग फॉर्मेट में कर दिया है, या फिर नॉन डिस्क्लोजर बाय द कंपनी व्हिच आर लिस्टेड ऑन द एक्जिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डिले इन कंप्लाइंग विद सेबी डायरेक्शन, अगर मैंने सेबी डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, तो उस केस में आप समरी सेटलमेंट प्रोसीजर का रास्ता पकड़ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए पकड़ लिया। कह रहे नो सेटलमेंट अंडर दिस चैप्टर, सेटलमेंट आपका कब नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, वो बोलते हैं मतलब समरी सेटलमेंट कब नहीं होगा, स्पेसिफाइड प्रेजेंट शैल नॉट बी सेटल्ड अंडर दिस चैप्टर इफ इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड द एप्लीकेंट हैज फेल्ड टू मेक अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, फेल्ड टू कोऑपरेट इन द रिक्वायर्ड मैनर, मतलब सेबी ने आपको नोटिस तो इशू कर दिया, उसके बाद आप उसको डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, आप उसको फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे उसके साथ, तो बोले इस चैप्टर में फिर आपका सेटलमेंट नहीं होगा। नो राइट टू क्लेम सेटलमेंट, नोटिस इशू अगर सेबी ने कर दिया है सेटलमेंट समरी सेटलमेंट प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, या समरी सेटलमेंट कराने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका गारंटीड सेटलमेंट होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो बोल रहे हैं इवन आफ्टर इशूइंग अ समरी सेटलमेंट नोटिस सेबी स्टिल हैज अ फुल अथॉरिटी टू चेंज और कंटिन्यू द एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट, मतलब सेबी के पास राइट है, वो आपके साथ फुल प्रूफ या बेसिकली एनफोर्समेंट एक्शन आपके ऊपर कर सकता है। बोल रहे हैं अथॉरिटी टू चेंज और कंटिन्यू द एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द नोटिस, बोल रहे हैं द नोटिस डज नॉट गारंटी सेटलमेंट, नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि आपका सेटलमेंट होगा ही होगा। डज नॉट गिव द नोटिस या लीगल राइट टू अवॉइड पेनल्टी प्रोसीडिंग एनफोर्समेंट एक्शन, तो बेसिकली लीगल राइट नहीं बन जाता किसका, नोटिस का। इशू ऑफ सेटलमेंट नोटिस, अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए एक वन लाइनर कंक्लूजन बना दिया है। इशू ऑफ सेटलमेंट नोटिस डज नॉट टेक अवे द सेबी पावर टू इनिशिएट मॉडिफाई और कंटिन्यू एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द नोटिस, मतलब ये जो अगर आपने समरी सेटलमेंट का नोटिस सेबी ने भेज दिया है, तो इसका मतलब सेबी की पावर इससे टेक अवे नहीं हो जाती, सेबी की पावर है, सेबी के पास स्टिल पावर है कि वो आपके अगेंस्ट एनफोर्समेंट एक्शन ले सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द नोटिस। अब एप्लीकेशन में होगा क्या, एप्लीकेशन कैसे रन करेगी वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन बोल रहा है विद इन 30 कैलेंडर डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस, 3 दिन नोटिस आया मेरे पास, उसके 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी विद नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, अंडरटेकिंग देनी, वेवर्स देने, अगेन वही सब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट, कंप्लाई अंडरटेक टू कंप्लाई विद नॉन मॉनेटरी टर्म्स को मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, सीक रेक्टिफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। अच्छा, सेटलमेंट नोटिस में सेटलमेंट अमाउंट निकल कर आई, सेटल अमाउंट बेसिकली सेबी ने निकालकर मुझे कैलकुलेट करके दी, अगर मुझे उसमें रिवीजन चाहिए, मैं उसमें क्या कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन करवा रहा हूं, सीक रेक्टिफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट एज कम्युनिकेटेड इन द नोटिस सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सेटलमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब मैं क्या कर रहा हूं, 30 दिनों के अंदर ये सब मुझे करना है। एंड इन ऑल सच केसेस डिसीजन ऑफ द बोर्ड, बोले अगर कोई कैलकुलेशन का अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है सेटलमेंट अमाउंट के अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उस केस में बोर्ड का डिसीजन फाइनल रहेगा, उस केस में डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल एंड द रेमिटेंसेस शैल बी डन विद इन 30 कैलेंडर डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो उस केस में क्या करना है, पैसा मुझे जो रेमिट करना है वो 30 दिन में, जब जहां से डिसीजन आ जाएगा, यानी कि ये सब चीजें मैंने कर दी, पर जब अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी, पर मैं साथ में क्या भेज रहा हूँ, साथ में एक एप्लीकेशन लिख के भेज रहा हूँ, सर इसका रेक्टिफिकेशन मुझे करके भेजो, इसका मुझे रेक्टिफिकेशन आप करके भेजो, तो बोले हाँ ठीक है हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हमारा डिसीजन ये है, हमारे डिसीजन में लिखा हुआ है इतनी सेटलमेंट अमाउंट जमा करा दो, तो मुझे वहां से जब डिसीजन आया विद इन 30 डेज में मुझे बेसिकली पैसा जमा कराना होगा। ठीक है, समझ में आया।
30 कैलेंडर डेज मिले, मुझे नोटिस आया, 30 कैलेंडर डेज में मैं सेटलमेंट एप्लीकेशन करूंगा, अंडरटेकिंग वेवर दूंगा, सेटलमेंट अमाउंट रेमिट करूंगा। अगर उसमें कुछ एक्टिफिकेशन जरूरत नहीं है तो सेटलमेंट जब भी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन मुझे सेटलमेंट अमाउंट देनी है, कंप्लाई करना है, अंडरटेक टू कंप्लाई करना है क्या नॉन मॉनेटरी टर्म्स को, ठीक है। अगर एप्लीकेशन, अगर मुझे सेटलमेंट अमाउंट में कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए तो मैं एप्लीकेशन के साथ लिख कर भेजूंगा कि सर मुझे तो रेक्टिफिकेशन कराना है कैलकुलेशन में। फिर क्या होगा, उस केस में डिसीजन बोर्ड अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा, हाँ आपको ये वाली अमाउंट करनी है, तो उस दिन जब डिसीजन है वहां से 30 दिन के अंदर मुझे सेटलमेंट अमाउंट जमा करानी होगी। समझ में आया? एक्सटेंशन मिल सकता है सर, मिल जाएगा। बोल रहे हैं बोर्ड में ग्रांट एक्सटेंशन, रीजन आर टू वर्क या रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग एट द of time not exceeding further period of 15 calendar days for the filing of settlement application or the remittance of the settlement amount and furnishing and undertaking। 15 दिनों का एक्सटेंशन आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फाइल कर दो 15 दिनों में, रेमिटेंसेस के लिए या अंडरटेकिंग फर्निश करने के लिए आपको 15 दिनों का टाइम और एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऑर्डर अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑर्डर से पास, यानी कि जब सेबी को लग जाएगा, सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगा अंडरटेकिंग से, सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगा नॉन मॉनेटरी टर्म्स की अंडरटेकिंग से, सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या सेटलमेंट टर्म की अमाउंट से, तो फिर एप्लीकेशन से फुल एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से ट्रू डिस्क्लोजर उसको मिल गए हैं, तो बेसिकली फिर बोर्ड क्या करेगा, शैल पास एन ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट अंडर रेगुलेशन नंबर 23। अब रेगुलेशन नंबर 23 का आगे वो भी देखेंगे। रेगुलेशन नंबर 17, रेगुलेशन नंबर 17 क्या बोलता है, वेयर अ नोटिसी डज नॉट फाइल सेटलमेंट एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर, सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, सेटलमेंट अमाउंट नहीं दी, विड्रॉ द सेटलमेंट एप्लीकेशन, द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड। उस केस में क्या होगा, ये देखो 3 पॉइंटर ये हैं, ठीक है, ये पॉइंटर नहीं है। बोल रहे हैं अगर नोटिस ने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, सेटलमेंट अमाउंट नहीं जमा कराई और डज नॉट कंप्लाई विद द नॉन मॉनेटरी टर्म्स या विथड्रॉ कर ली सेटलमेंट एप्लीकेशन, तो स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएटेड कर दी जाएगी। बोले नोटिस शैल ओनली बी परमिटेड टू फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। अब यही मैं बोल रहा था बार बार आपसे, बोले नोटिस अब क्या है, सेटलमेंट, अब उसका सेटलमेंट नहीं होगा, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर दी जाएंगी। बोलता है नोटिस शैल ओनली बी परमिटेड टू फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन, परमिट है, परमिट कर दिया जाएगा सेटलमेंट फाइल एप्लीकेशन के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, यानी कि अगर प्रोसीडिंग कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है आफ्टर कंक्लूजन प्रोसीडिंग बिफोर द एजुकेटिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। समझ में आया? सर नहीं आया। अब देखिए ये है क्या, आपके अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, आपने एप्लीकेशन नहीं सबमिट करी, आपने अंडरटेकिंग वेवर नहीं कंप्लाई करी, आपने सेटलमेंट अमाउंट नहीं जमा करा, ठीक है। अब सेबी ने क्या करा, आपके अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, एजुकेटिंग ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग चला दी। अब आप बीच में ये कहने नहीं आ सकते नहीं सर अब मेरा सेटलमेंट कर दो, अब क्यों सेटलमेंट कर दो, हमने आपको एक बार टाइम दिया तो था, आपने सेटलमेंट नहीं कराया तो अब नहीं होगा। इससे क्या होगा, वो डिले कर सकता है, वो बार बार डिले कर सकता है प्रोसीडिंग्स को, ये क्या एक टैक्टिस बन जाएगी एप्लीकेंट की। तो इसलिए यहाँ पे उसको बोला अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलेंगे, पर वो एप्लीकेशन लेके जा सकता है एट द लेटर स्टेज। कब? जब आपका मैटर जो है सेटलमेंट, अगर जब आपकी प्रोसीडिंग कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास पहुंच चुकी है, अगर आपकी प्रोसीडिंग कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास पहुंच चुकी है, वहां पे जाके फिर आप बेसिकली एप्लीकेशन लेके आ सकते सर अब हमारा सेटलमेंट कर दो। अदरवाइज क्या, बेसिकली टू प्रिवेंट डिले टैक्टिस, डिले इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग और एंश्योर सीरियसनेस, मतलब सेबी की तो सीरियसनेस है, जब सेबी बोल रहा है अब करा लो सेटलमेंट, अब करा लो सेटलमेंट, और तुम नहीं करा रहे तो कोई बात सीरियसनेस रही या नहीं रही, कुछ बात कि आप उसका टाइम वेस्ट करने के लिए अब नहीं करा रहे, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी देन फिर उसके पास जा रहे हो सर अब सेटलमेंट कर दो, तो बोले सीरियसनेस के लिए, प्रिवेंट डिले करने के लिए या बेसिकली डिले करने के लिए एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग ये सब काम नहीं करेंगे हम, और अब हम बेसिकली एडजुडिकेशन और सेबी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। अथॉरिटी शुड बी अलाउड टू कंप्लीट द प्रोसेस विदाउट रिपीटेड सेटलमेंट इंटरप्शन, मतलब रिपीटेड सेटलमेंट इंटरप्शन को अवॉइड करने के लिए सेबी ने ये रेगुलेशन बना, ठीक है। सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी, अब ये क्या है सर, कितनी सारी रेगुलेशंस हैं, हमें याद कैसे होंगी सर, याद तो करनी पड़ेंगी, और याद नहीं हुए तो बार बार रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी, अब ये तो देखिए लॉ है इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड करा रहा हूं, अगर आपने थ्योरी होती तो फिर भी हम फास्ट एंड फॉरवर्ड करके कर लेते, कुछ चीज छोड़ देते, पर ये तो रेगुलेशन है, रेगुलेशन में तो क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, तो इसलिए हमें थोड़ा वर्ड टू वर्ड भी पढ़ के चलना पड़ रहा है, ठीक है। सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, एन एप्लीकेंट में सी कॉन्फिडेंशियलिटी बेनिफिट फ्रॉम द सेबी। अब एप्लीकेंट क्या चाह रहा है कि आप मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी बेनिफिट दो, बाय कैसे, अब क्या होगा इसमें, बोल रहे हैं एडमिटिंग लिमिटेड पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड एंड एग्री टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल असिस्टेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट टू बी इनिशिएटेड और ऑनगोइंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉस। मतलब देखो एक पर्सन आया, एक पर्सन सेबी के पास आया, वो बोल रहा है आप मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी का बेनिफिट देना पड़ेगा, आपको मुझे बदले में क्या मिलेगा, बदले में क्या बोल रहा है कि मैं आपको असिस्टेंस दूंगा, मैं आपको सब्सटेंशियल असिस्टेंस दूंगा इन द इन्वेस्टिगेशन, इन द इंस्पेक्शन, इन द इंक्वायरी, इन द ऑडिट टू बी इनिशिएटेड और ऑनगोइंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन।
मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग चल चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ, उसमें मैं आपको सब्सटेंशियल असिस्टेंस दूंगा, उसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन ला के दूंगा, उसमें मैं आपको डिस्क्लोजर दूंगा, उसकी सारी बातें मैं आपको आके बताऊंगा, पर मुझे आप कॉन्फिडेंशियलिटी का बेनिफिट दो। प्लस वो पर्सन, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, एडमिटिंग लिमिटेड पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, मतलब वो भी एप्लीकेशन लेकर आया सेटलमेंट के, आप मेरा तो सेटलमेंट करो, मेरा भी सेटलमेंट कर दो, लिमिटेड पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसेस। अभी लिमिटेड पर्पस का मतलब क्या है, मतलब सैबी लॉ के अंदर मैं बेसिकली अपना सेटलमेंट करा रहा हूं, इसका बाहर वाले लॉ से या किसी अदर लॉ में का मेरा सेटलमेंट नहीं है, पर सैबी के अंदर मैं स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग का मैं बेसिकली सेटलमेंट कराने आया हूं। लिमिटेड पर्पस ऑफ द सेटलमेंट टू बी इनिशिएटेड, वो इनिशिएट कर दिया जाए, प्लस साथ में मैं आपको सब्सटेंशियल असिस्टेंस भी दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब अब ये चोरी पकड़वाने आया है, क्या पकड़वाने आया है? चोरी पकड़वाने। जी यस, ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे कंडीशन, क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी? सीज टू पार्टिसिपेट इन द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉस, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे वायलेशन में फ्रॉम द टाइम ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, यानी कि आपने अगर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे अनलेस बोर्ड डायरेक्ट करेगा आपको। प्रोवाइड एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी है, डॉक्यूमेंट देने, एविडेंस देने, विच इज इन पोसेशन, या तो उसके पास पोसेशन में है वो डिस्क्लोजर, वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इज एबल टू ऑब्टेन, क्या वो ऑब्टेन कर सकता है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज कॉन्ट्रावेंशन, कोऑपरेट करेगा फुली कंटिन्यूअसली एक्सपीडिटियसली थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेट करेगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में, नॉट कंसील, कंसील नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को इन एनी मैनर दैट मे कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एलीज वायलेशन। सिंपल, ये चारों आपको कंडीशंस याद करनी है। स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली बिफोर और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। Violate condition, where an applicant failed to comply with the condition mentioned in this regulation, the board may rely upon the information evidence submitted by the application in any proceedings। यानी कि अगर वो कंडीशन उसने कंप्लाई नहीं करी, वो बोल रहे कंडीशन जो हमने आपको दी, ये वाली 4 कंडीशन लगा के भेजी, ये अगर आपने कंप्लाई नहीं करी, तो बोल रहे बोर्ड क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, जो एविडेंस अभी तक दिए हैं, उसको फिर वो किसी भी प्रोसीडिंग में यूज कर पाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ चालाकी मत करना, हम आपके साथ फिर चालाकी करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम किसी भी प्रोसीडिंग में फिर बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन एविडेंस को यूज करेंगे। एडिशनल कंडीशन, देखो जब एप्लीकेशन आई, जब डिस्क्लोजर आई, इंफॉर्मेशन आए, तो बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या करेगा, उन एप्लीकेंट, उस एप्लीकेशन को, उस डिस्क्लोजर को, उस इंफॉर्मेशन को, उस फैक्ट्स को कंसीडर करेगा, और कंसीडर करते करते उसको लगा कुछ और कंडीशन भी लगानी चाहिए, तो वो वाली भी कंडीशन लगाएगा। बोले आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, सेबी मे इंपोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन। फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मे मेक एन एप्लीकेशन कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन देगा कि वो रिलेवेंट डिस्क्लोजर और इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेबी को। एश्योरेंस, बोर्ड में एश्योर द बेनिफिट, बदले में बोर्ड क्या दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी का। एंड शैल देयरफॉर मे मार्क द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रायोरिटी, कन्वे द सेम टू द। बेसिकली उसके बाद क्या होगा, स्टेटस मार्क कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है वो भी पढ़ेंगे, कन्वे द सेम टू द एप्लीकेंट इन द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी डिपेंड ऑन द यूजफुलनेस, क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी यूजफुलनेस कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी टाइमिंग और इन्फॉर्मेशन क्या है, उस बेसिस पे उसकी प्रायोरिटी डिपेंड करी जाएगी। सेबी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, सेबी रिजेक्ट कर सकता है किसी भी स्टेज पे, रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग इफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस इज इनकम्प्लीट और फॉल्स, यानी कि अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन, उसने कोई डॉक्यूमेंट, उसने कोई डिस्क्लोजर दिए हैं, वो इनकम्प्लीट है और वो फॉल्स है, तो बेसिकली सेबी रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। रिजेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियली एप्लीकेशन शैल बी कम्युनिकेटेड, और एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। सर ये कॉन्फिडेंशियलिटी 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 की बात हो रही है, सर ये कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या वो भी देख लेते हैं। बोलते हैं द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, क्या, द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, उस पर्सन की आइडेंटिटी, द इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। प्रोवाइडेड दैट द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस मे नॉट बी ट्रीटेड, मतलब किस किस केस में आइडेंटिटी जो है एप्लीकेंट की, जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एविडेंस उसने सबमिट करें, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं माने जाएंगे। बोले डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ, किसी लॉ के अंदर रिक्वायर्ड है कि मुझे डिस्क्लोजर देना है इन चीज का, तो मैं दूंगा, तो वो कॉन्फिडेंशियल तब नहीं माने जाएंगे। द एप्लीकेंट हैज एग्री, एप्लीकेंट खुद एग्री करके राइटिंग में, हाँ ठीक है सर आप डिस्क्लोजर दे सकते हो इन चीजों का। देयर इज अ पब्लिक डिस्क्लोजर बाय द एप्लीकेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पब्लिक में है, पब्लिक डिस्क्लोज हो चुकी है, तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई अहमियत ही नहीं रही, उसके बाद वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रही। जब एप्लीकेंट ने ही खुद पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही नहीं रहता। चलिए सर आगे बढ़े। सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड द बोर्ड। चलिए, रेगुलेशन नंबर 23, सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड द बोर्ड। ठीक है,
बोल रहे हैं वेयर द प्रोसीडिंग आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द होल टाइम मेंबर एजुकेटिंग ऑफिसर कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द सेबी दे शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड सेटलमेंट टर्म्स। अब एक बात समझो, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है और पेंडिंग है बिफोर द होल टाइम मेंबर, बिफोर द एजुकेटिंग ऑफिसर, बिफोर द कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द सेबी। देखो हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड, ठीक है, टू बी इनिशिएटेड और ऑलरेडी इनिशिएटेड। अब यहाँ क्या ऑलरेडी इनिशिएटेड है और कहाँ पेंडिंग है, होल टाइम मेंबर, एजुकेटिंग ऑफिसर, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, सेबी, ठीक है। अब यहाँ पे पेंडिंग है और अब मैंने सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो बोलते हैं दे शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द अप्रूव सेटलमेंट टर्म्स। तो वो मैटर क्या है, डिस्पोज कर देंगे, यानी कि सेटलमेंट प्रोसीडिंग जब कंप्लीट हो जाएंगी तो वो क्या कहता है, मैटर डिस्पोज ऑफ कर देंगे बेस्ड ऑन द अप्रूव सेटलमेंट टर्म्स। वंस द सेटलमेंट इज अप्रूव्ड, यानी कि देखो एक तो हमने पढ़ा था कंटेनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट ऑर्डर आ चुका है, सेटलमेंट ऑर्डर आ चुका है, सेटलमेंट अप्रूव्ड हो चुकी है। बोल रहे हैं वन सेटलमेंट इज अप्रूव्ड द कंसर्न्ड अथॉरिटी पास अ सेटलमेंट ऑर्डर एंड क्लोज डिस्पोज द प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली। यानी कि सेटलमेंट अप्रूव्ड हो चुका है तो कंसर्न अथॉरिटी क्या है, सेटलमेंट ऑर्डर पास करेंगी एंड क्लोज द डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली, और प्रोसीडिंग को क्लोज कर दिया जाएगा। इफ प्रोसीडिंग आर ओनली प्रपोज और येट टू बी इनिशिएटेड, मतलब प्रपोज्ड है प्रोसीडिंग और येट टू बी इनिशिएटेड है, द पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर विल डिस्पोज ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूव्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पे भी डिस्पोज हो जाएगा। ये दूसरा वाला केस है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बेसिकली प्रपोज्ड है, अभी येट टू बी इनिशिएटेड है, तो पैनल ऑफ द होल टाइम मेंबर डिस्पोज ऑफ कर देगा इन अकॉर्डेंस विद ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूव्ड सेटलमेंट टर्म्स। Settlement order must contain alleged default, relevant legal provision, verify facts, admission made by the applicant or settlement terms. सेटल उसके बाद रेगुलेशन नंबर 24 सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ये अब आपका होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा। ये वही वाली बात बोल रहा है जो ऊपर हम करके आए, पर अब हमारी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास। सर्विस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर अगेन बड़ा इजी है। सेटलमेंट ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को दिया जाएगा, वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा बोर्ड के। प्रोवाइडेड सेटलमेंट ऑर्डर इन द मैटर रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई मैटर रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी हम पढ़ के आए हैं, shall not disclose the identity of the applicant but shall indicate the provision of the security law which applicant is alleged to be violated। पर ये तो हम इंडिकेट करेंगे, आइडेंटिटी नहीं करेंगे पर इंडिकेट करेंगे प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ विद द एप्लीकेंट इज alleged to have been violated। सेटलमेंट स्कीम ये नॉट इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आएगी भी नहीं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर ऑन थर्ड पार्टी और अदर प्रोसीडिंग, अब ये है इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे हम अच्छे से, ये हम क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी मैं बताऊंगा तो वो भी आपको नोट करने हैं, तो आप नोट कर लेना मेरे साथ। बोल रहे हैं अ सेटलमेंट ऑर्डर शैल नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एन अलीज डिफॉल्ट नॉट कवर्ड अंडर द सेटलमेंट ऑर्डर नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ थर्ड पार्टी अराइजिंग आउट ऑफ अलीज डिफॉल्ट। बोले सेटलमेंट ऑर्डर जो है वो एज अ एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जाएगा इन एनी अदर प्रोसीडिंग्स में, मतलब किसी और प्रोसीडिंग्स में, किसी अदर लॉ के अंदर अगर जो चल रही है या सेम सेबी की अगर कोई प्रोसीडिंग है उसमें आप उसको एडमिसिबल एज एविडेंस नहीं मानेंगे। Settlement order shall not be admissible as evidence in any other proceedings relating to an alleged default not covered under the settlement order। यानी कि सेटलमेंट ऑर्डर के अंदर कोई डिफॉल्ट कवर्ड नहीं है, अगर बेसिकली उस डिफॉल्ट के रेस्पेक्ट में आप ये जो ऑर्डर आया है उसको एज एन एडमिसिबल एंड एविडेंस नहीं चलाएंगे एंड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ थर्ड पार्टी अराइजिंग आउट ऑफ अलीज डिफॉल्ट। ये क्या है, थर्ड पार्टी की बात हो गई। बोल रहा है सेटलमेंट ओनली रिजोल्व द पर्टिकुलर मैटर सेटल विद द सेबी, यानी कि सेटलमेंट जो हुआ है वो पार्टी एप्लीकेंट और सेबी के बीच के मैटर का रिजोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इट डज नॉट वाइप आउट द लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी, अगर कोई डिफॉल्ट की वजह से किसी वायलेशन की वजह से थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और इट डज नॉट प्रिवेंट इन्वेस्टर फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन, तो कंपनसेशन तो अभी भी इन्वेस्टर क्लेम कर सकते हैं, और एक्ट एज अ प्रूफ इन एवरी अदर लीगल प्रोसीडिंग। तो इट डज नॉट एक्ट एज अ, मतलब बेसिकली किसी अदर लीगल प्रोसीडिंग में मैं उसे एक्ट एज अ प्रूफ उसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी और एप्लीकेंट के बीच में मैटर सेटलमेंट नहीं हुआ है, सेबी और एप्लीकेंट के बीच में सेटलमेंट हुआ है, तो बेसिकली इट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि सेटलमेंट ऑर्डर जो आया है वो सेबी और एप्लीकेंट के बीच के मैटर सेटलमेंट में आया है। यहाँ थर्ड पार्टी के राइट को मैं कैसे अफेक्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्टर के राइट को मैं कैसे अफेक्ट कर सकता हूँ, समझ में आई बात। तो अराइजिंग आउट ऑफ अलीज डिफॉल्ट, यानी जो उसने डिफॉल्ट किया हुआ है, और जो सेटलमेंट ऑर्डर के अंदर अलीज डिफॉल्ट लिखा हुआ है, अगर उस लिखा हुआ है तो बेसिकली अगर उसकी अदर प्रोसीडिंग चल रही है कहीं पे तो उसमें मैं बेसिकली उस सेटलमेंट ऑर्डर को एडमिसिबल एज एविडेंस नहीं यूज कर सकता, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वेयर एन एप्लीकेंट ऑब्टेन अ सेटलमेंट ऑर्डर इज आल्सो नोटिसिंग along with any other person in any civil and administrative proceedings, the adjudicating officer board while disposing the proceeding against such a person may make necessary observation in respect of the applicant so far necessary to prove the act of another, provided that unless the settlement order is revoked such observation remains subject to the settlement order। समझिए
कोई वॉयलेशन हुआ है सिक्योरिटी लॉस का, ठीक है। अब कोई वॉयलेशन हुआ है सिक्योरिटी लॉस का, वो ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया है, अब उसमें से एक पर्सन ने सेबी के साथ जाके सेटलमेंट कर लिया सेटलमेंट, ठीक है, कर लिया। तो वेयर एनी एप्लीकेंट ऑब्टेन अ सेटलमेंट ऑर्डर आल्सो नोटिस अलोंग विद एनी अदर पर्सन इन एनी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, यानी कि वो पर्सन जो है वो नोटिस भी है एनी विद एनी अदर पर्सन, कहां कब कौन सा, इन एनी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि कोई सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग चल रही थी, सेबी सेबी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग चला रहा था, और उसमें वो पर्सन भी शामिल है, वो पर्सन भी नोटिस है, क्योंकि उन सबने मिलकर क्या करा था, वायलेशन किया था, उसने सेटलमेंट करा ली। तो सेबी क्या बोल रहा है, सेबी बोल रहा है जब हम वो वाली प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेंगे, मे मेक नेसेसरी ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, तो बेसिकली वो एप्लीकेंट का रेफरेंस दे सकता है, एप्लीकेंट का रेफरेंस दे सकता है, जो कि जरूरी है प्रूव करने के लिए द एक्ट ऑफ द अनोथ, मतलब मैटर को प्रूव करने के लिए अगेंस्ट द अदर पार्टी जिन्होंने सेटलमेंट नहीं कराया, तो उसका रेफरेंस वो दे सकता है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल से समझ आएगा अगर वैसे समझ नहीं आया। देखिए कोई मार्केट मैनिपुलेशन वाला वॉयलेशन हुआ है, ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है, 3 डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, कितने डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, 3 डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, इसमें से एक डायरेक्टर ने मैटर सेटल करवा दिया सेबी के साथ, अब बचे 2 डायरेक्टर जिन्होंने सेटलमेंट नहीं कराया। अब कह रहे हैं जब सेबी की जो प्रोसीडिंग चल रही थी ना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो बेसिकली सेबी का है, वो प्रोसीडिंग चला रहा था, सिविल और सिविल वाली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग जो चल रही थी, उसमें बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो एक्ट्स रेफर कर सकता है जो एक्ट इस डायरेक्टर ने करे थे जिसने मैटर सेटल करवा लिया, वो उनके एक्ट को रेफर कर सकता है टू बेसिकली क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, जो कि नेसेसरी है टू प्रूव द एक्ट ऑफ द अनदर। तो बेसिकली सेबी में मेंशन द एक्ट ऑफ सेटल डायरेक्टर टू एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डायरेक्टर, मतलब मैं उन दोनों डायरेक्टर के अगेंस्ट वायलेशन प्रूव करने के लिए इसने जो एक्ट किए हैं ड्यूरिंग द वायलेशन, मैं उनका भी रेफरेंस दे सकता हूं टू प्रूव द एक्ट ऑफ द अनदर। समझ में आया? ठीक है, अब आगे अब बोल रहे हैं प्रोवाइडेड दैट unless the settlement order is revoked, यानी कि सेटलमेंट ऑर्डर अगर मेरा रिवोक नहीं हुआ है, सच ऑब्जर्वेशन रिमेन सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने दी है, जो मैंने रेफरेंस दी है, वो स्टिल सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट ही है। Where any person has obtained the settlement order contain observation in respect of any other person for the commission of an illegal, such an order shall not itself be admissible evidence against any such other person। अब ये क्या है, इसका भी एग्जांपल लो। बोल रहे हैं कि देखिए वेर एनी पर्सन, अगर किसी पर्सन ने सेटलमेंट करवाया है, हैज ऑब्टेन अ सेटलमेंट ऑर्डर कंटेन ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, उस सेटलमेंट ऑर्डर में बेसिकली अगर कोई मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है, लेट्स से अगर कोई मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है और उसके अगेंस्ट में सेटलमेंट हो गया है, उसके रेस्पेक्ट में अगर उस सेटलमेंट ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ था कि उस पर्टिकुलर ब्रोकर, किसी पर्टिकुलर ब्रोकर ने भी वायलेशन किया हुआ है, तो अगर ऐसा सेटलमेंट ऑर्डर कंसेंट ऑर्डर में, सेटलमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर ब्रोकर ने भी वायलेशन किया हुआ था, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उस पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता, मुझे इंडिपेंडेंट एविडेंस भी चाहिए होगा वो वायलेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। Where any person has obtained a settlement order contain observation in respect of any other person, वो वाला ब्रोकर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसने बेसिकली फैक्ट्स बताए, डिस्क्लोजर दी, इंफॉर्मेशन दी, वहां पे किसी ब्रोकर की भी बात हुई, ब्रोकर ने भी भाई करा था, वायलेशन किया था, ठीक है। तो वो सेटलमेंट ऑर्डर में कहानी लिखी हुई थी, तो बोल रहे हैं कंटेन ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्ट एनी पर्सन फॉर द कमीशन ऑफ एन एलिज डिफॉल्ट, कि इसने भी मार्केट मैनिपुलेशन किया हुआ है, इस ब्रोकर ने भी, तो बोल रहे हैं सच एन ऑर्डर शैल नॉट बी इटसेल्फ इज एडमिसिबल एंड एविडेंस, तो बोल रहे हैं ये जो ऑर्डर है ना वो इटसेल्फ एडमिसिबल एविडेंस नहीं है अगेंस्ट सच अदर पर्सन, आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस लेके आना होगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब कंसेंट ऑर्डर को लेके आप उस पर्सन के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। बोल रहे हैं रिवोकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर, रिवोकेशन इफ एप्लीकेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द सेटलमेंट ऑर्डर, अगर आपने सेटलमेंट ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करा एट एनी टाइम आफ्टर द सेटलमेंट ऑर्डर इज पास्ड, बोल रहे हैं आपने एप्लीकेंट फेल टू कंप्लाई विद द सेटलमेंट ऑर्डर एट एनी टाइम आफ्टर द सेटलमेंट ऑर्डर इज पास्ड, इट कम टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, हैज वायलेटेड द अंडरटेकिंग और वेवर, सेटलमेंट ऑर्डर शैल स्टैंड रिवोक्ड एंड विथड्रॉन एंड द बोर्ड शैल रिस्टोर और इनिशिएट द प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सच सेटलमेंट ऑर्डर वाज टू विच द सेटलमेंट ऑर्डर पास, मतलब वही सिंपल बात है कि आपने सेटलमेंट ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया या फिर आपने अंडरटेकिंग कंप्लाई नहीं करी, आपने
बाद में सेबी को पता चला आपने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए हैं, आपने वॉयलेटेड कर दिया अंडरटेकिंग और वेवर, तो सेटलमेंट ऑर्डर जो है वो रिवोक हो लिया जाएगा, विड्रॉन मान लिया जाएगा एंड बोर्ड शैल रिस्टोर, और बोर्ड क्या कर सकता है आपके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग को विद रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में उसने सेटलमेंट ऑर्डर दिया है। Whenever any settlement order is revoked, no amount paid under these regulations, यानी कि जो भी आपने सेटलमेंट अमाउंट जमा कराई होगी वो रिफंड नहीं होगी। बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रेगुलेशन नंबर 29, ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एंड डिस्क्लोजर हेल्ड इन परसेंट ऑफ द सेटलमेंट प्रोसीडिंग अंडर दीज रेगुलेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड और मेड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी एंड द सेम मे नॉट बी रिलीज्ड टू द पब्लिक, यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग द मीटिंग्स, यानी कि जब भी मैंने सेटलमेंट करवाया और मीटिंग हुई मेरी इंटरनल कमेटी के साथ या इंटरनल कमेटी के साथ मीटिंग्स होती थी, पर्सनल अपीयरेंस होते थे, जो भी मेरे डिस्कशन हुआ था या एप्लीकेशन के अंदर जो भी मैंने डिस्क्लोजर दिए थे, इन्फॉर्मेशन सबमिट करी थी, डिस्कशंस हुए थे, हेल्ड इन पर्सन ऑफ द सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर दीज रेगुलेशन, वो मान लिया जाएगा शैल रिसीव और मेड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, आप उसको कहीं बाहर जाके नहीं दोगे, आप ही उसके ट्रस्टी हो, आप ही अपनी इंफॉर्मेशन फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अपने पास रखोगे, कौन सेबी, एंड द सेम मे नॉट बी रिलीज टू द पब्लिक इफ द सेम प्रेजेंटेड टू द बोर्ड और द एप्लीकेंट। बोल रहे हैं वेयर एन एप्लीकेंट इज रिजेक्टेड और विड्रॉन, अगर हमने कर लिया तो एप्लीकेंट एंड द बोर्ड शैल नॉट रिलाई अपॉन और इंट्रोड्यूस एज एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट, मतलब तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और विड्रॉ हो गई तो एप्लीकेंट जो है और बोर्ड दोनों ही उसको रिलाई नहीं कर सकते, उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एज एविडेंस, कहां पे, किसी किसी प्रोसीडिंग में, ट्रिब्यूनल और कोर्ट के सामने। एनी प्रपोजल मेड और इन्फॉर्मेशन सबमिटेड और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द एप्लीकेंट अंडर दीस रेगुलेशन, बोल रहे हैं प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई वेयर द सेटलमेंट ऑर्डर इज रिवोक्ड और अंडर दीस रेगुलेशन, मतलब यहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, ये धोखेबाजी हुई है। बोल रहे हैं अगर सेटलमेंट रिवोक हो गया, विड्रॉन हो गया, तो कहते हैं ये वाली जो सब रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं होती, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। बोले जो भी प्रपोजल दिया था, जो भी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी थी, जो रिप्रेजेंटेशन दी थी एप्लीकेंट ने इस रेगुलेशन में, या फिर बेसिकली जो भी डिस्कशंस हुए थे, ठीक है, उनको मैं रिलाई बेसिकली इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, बिफोर द बोर्ड और द ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू इन एनी प्रोसीडिंग, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, तो बोल रहे हैं वहां प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर कब कब एप्लीकेशन विड्रॉ हो चुकी है, तो फिर मैं क्या कोर्ट में लेके जा सकता हूँ वो सारे एविडेंसेस या वो सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट में इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, वो प्रोटेक्शन मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या थी, सेटलमेंट रेगुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया इन द इंटायरिटी, कोई भी रेगुलेशन हमने छोड़ी नहीं है। सर अब आप एक बात बताओ, ये जो आपने सेटलमेंट तो पढ़ा दिया, अब आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि डिफरेंस है कंपाउंडिंग और इसमें, वो क्या डिफरेंस है एक बार वो भी बताते हुए जाओ। सर देखिए, हमने बात पढ़ी कंपाउंडिंग की कंपनीज एक्ट में 441 सेक्शन, वहां पे हमने बात करी क्रिमिनल ऑफेंस को हम कंपाउंड करा रहे थे, और यहां क्या बात हो रही है सेटलमेंट प्रोसीडिंग में, सेटलमेंट वाली रेगुलेशन में क्या बात हो रही है, सेटलमेंट वाली रेगुलेशन में सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव वाली बात होती है, समझ में आया, यहाँ क्रिमिनल वाली बात नहीं है, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव वोलेशंस की बात हो रही है। यहां मैं प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए कंपाउंडिंग करा रहा था, यहां पे मैं एडजुडिकेशन, सेबी का एडजुडिकेशन से बचने के लिए सेटलमेंट करा रहा हूं। फर्क समझ रहे हैं आप, यहां पे मैंने वॉयलेशन किया है पर यहां पे अभी कंफर्म्ड नहीं है, प्राइमा फेसी वॉयलेशन है, ठीक है, यहाँ क्या है प्राइमा फेसी वॉयलेशन है, ये बिल्कुल फैक्ट से क्लियर नहीं हुआ है कि वॉयलेशन अकर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉयलेशन ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये था डिफरेंस, समझ में आ गया, सिविल और क्रिमिनल वाला मेन डिफरेंस था। तो ये सारी रेगुलेशंस हमने कर ली हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इस पीडीएफ का और उस चार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीएस। थैंक यू सो मच।